हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं आपकी बायोलॉजी मेंटोर कैल्विन से आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और चैप्टर की वन शॉट की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। आज हमें मिनरल न्यूट्रिशन करना है। अच्छा बच्चों, इससे पहले एक बात हम लोग कर लेते हैं जरा पहले। बेटा देखिए, हमारे चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, इवन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अवेलेबल है। आप बस बेटा हमारे आइकन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रीवियस चैप्टर, दिस चैप्टर, इन एनी कोर्स, इफ़ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स साइड और अ साइंस साइड, हर साइड के आपको बेटा मिल जाएंगे यहाँ पर। आप बस वहाँ पे क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आएगी और उस प्लेलिस्ट में से आप जो चाहें वो देख सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को बूस्टर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें करने में हमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात तो यही आती है इस चैप्टर को देखकर कि मिनरल न्यूट्रिशन मतलब कि वो न्यूट्रिशन जो प्लांट्स लेता है। हम बचपन से पढ़ते आए कि भाई प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसके थ्रू ही जब कभी भी प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है तो उसी के साथ प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स आ जाते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल मैम सही बात है, प्लांट की बॉडी में मिनरल्स आ जाते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, ये बात हमें पता है। पर क्या हम लोग प्लांट को बिना सॉइल के उगा सकते हैं? हम हमेशा क्या बोलते हैं कि भाई मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? ये प्लांट्स को मिलते हैं फ्रॉम सॉइल, दे डिराइव फ्रॉम द सॉइल। यही बात हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। पर क्या प्लांट इन मिनरल्स को सॉइल के अलावा कहीं और से कर सकता है? क्या कहीं और से ले सकता है ये न्यूट्रिएंट? तो बेटा जी इसका जवाब है बहुत बड़ा हाँ। एक साइंटिस्ट ने ऐसा किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन ही तो चाहिए, पानी में घोल लो यार न्यूट्रिशन। न्यूट्रिटिव मीडियम होता है बेटा हमारे पास, जिसमें हम प्लांट को ग्रो भी कर सकते हैं और प्लांट को उससे मिनरल और न्यूट्रिशन दोनों मिल जाएगा। तो हमारे पास है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिटिव मिनरल्स, न्यूट्रिटिव मीडियम को यूज कर सकते हैं और उस न्यूट्रिटिव मीडियम को यूज करके हम एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं सॉइल के अलावा, मिट्टी के अलावा भी कहीं और उगा सकते हैं। है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात, नई बात। चलो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इस चैप्टर का। चलिए भाई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्रोडक्शन। देख लेते हैं क्या है हमारा इंट्रोडक्शन। द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर बेसिक ऑर्गेनिज्म की नीड्स होती है एसेंशियली द सेम। दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, आप कहेंगे मैम ये क्या है, ये वर्ड तो हमने नहीं सुना। कोई बात नहीं, आगे आगे समझेंगे, लेट्स पेशेंस। such as carbohydrate, protein, fat and water and mineral for their growth and for their development। बच्चों देखो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, ऐसी चीज जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं मैक्रो। और जो कम क्वांटिटी में होता है बेटा उसके लिए वर्ड यूज होता है माइक्रो। तो हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो कि उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो कहलाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। मोस्टली वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स, ये सब होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट का नेम क्या है, ये रहे जुल्विस वॉन सैट्स। इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन किया। फर्स्ट टाइम द प्लांट कुड बी ग्रो मैनुअली इन अ डिफाइंड न्यूट्रिशन सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं, जिसको हमने न्यूट्रिटिव मीडियम कहा था। इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, बिना मिट्टी के। दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। उस सॉल्यूशन को, उस टेक्निक को नाम क्या दिया था, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स वो टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट को उसके न्यूट्रेटिव मीडियम के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। और ये काफ़ी बेटर तरीका है, इसमें प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। ये हाइड्रोपोनिक्स के तरीके से, जिसको हम लोग
सॉल्यूशन कल्चर या सॉइल लेस ग्रोथ या टैंक फार्मिंग भी कह सकते हैं, या सॉइल लेस न्यूट्रिटिव मीडियम ग्रोथ भी कह सकते हैं। सॉइल लेस न्यूट्रिटिव मीडियम ग्रोथ भी कह सकते हैं। Since then, several improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrient essential for the plant. अब भाई ये टेक्निक आ गई, तो इस टेक्निक का हमने भरपूर फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? पहला फायदा ये उठाया भाई, इस टेक्निक से हम ये डिटरमिन कर पा रहे थे कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल है। टू डिटरमिन द एसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट, डिटरमिन द essentiality of न्यूट्रिएंट, किसी भी न्यूट्रिएंट की इसेंशियलिटी के बारे में हम लोग यहाँ से जान पा रहे थे कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी है। मान लीजिए हमने न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो किया, आप कहेंगे बिल्कुल मैम ग्रो कर दिया हम लोगों ने। अब ग्रो करने के बाद हमने देखा न्यूट्रिएंट डाला, मान लीजिए हम लोगों ने नाइट्रोजन डाला जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। हमने नाइट्रोजन डाला, डालने पर प्लांट पे क्या इफेक्ट आया बच्चों, वो हमने देखा। फिर एक बार हमने सोचा कि हम नहीं डालते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। तो एक बार हमने वो न्यूट्रिएंट को कंप्लीटली खत्म कर दिया, नहीं डाला उसमें, तो प्लांट पे क्या असर पड़ा, इसको ऑब्जर्व किया। और बेटा हर बार ना कंसंट्रेशन भी अलग अलग रखी, भाई पता तो लगे कौन सी चीज़ कितनी कंसंट्रेशन में चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जान पाए कि प्लांट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इसेंशियल है और वो भी कितनी परसेंटेज में इसेंशियल है। लेट्स से हमें नाइट्रोजन चाहिए 20%, प्लांट को मान लीजिए नाइट्रोजन 20% चाहिए। अब अगर बेटा आप 15% डालते हैं तो वो डेफिशिएंसी कॉज कर देगा। अगर कभी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो वहां पर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से हमें पता लगने लगा। द इसेंस ऑफ ऑल दिस मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट in a soil free defined mineral nutrition। भाई soil free nutrition है। This method required purified water and mineral nutrient salts। वही तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमने देखा कि जो रूट्स है वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इस मेथड को एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाई और उनकी डेफिशिएंसी सिस्टम्स को रिकॉर्ड डिस्कवर किया, जो अभी मैंने बात की थी। डायग्राम देखते हैं, देखो ये रहा, ये डायग्राम दिख रहा है आपको बच्चों। देखो इस डायग्राम के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है, ये फनल फॉर एडिंग न्यूट्रिएंट। तो ये फनल होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट डालते हैं। यहाँ से हम लोग इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, ऐड करते रहते हैं, डालते रहे, अलग अलग कंसेंट्रेशन में डाला, तो जिससे समझ में आया। अब न्यूट्रिएंट हम इसमें डालते हैं जो कि यहाँ पे डिसॉल्व होता है, फिर ये न्यूट्रिएंट जो होता है यहाँ से जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करके यहाँ ऊपर इनके पास, इसके पास, इनके पास, इनके पास, ये रहे। इस तरीके से न्यूट्रिएंट की सप्लाईमेंट होती है। सप्लाईमेंट के बाद क्या असर हुआ इन पे, और एक बार ये न्यूट्रिएंट डालना बंद कर दिया हमने, तो देखा कि भाई क्या असर हुआ। तो इस तरीके से हम जान पाए कि क्या एसेंशियलिटी है। फिर यहाँ पे अगर आप चीज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगी एरेशन ट्यूब देखने को। अब बेटे एरेशन ट्यूब क्या होती है, तो बेटे देखो एरेशन ट्यूब यहाँ पर क्या काम करती है। एरेशन ट्यूब का काम होता है यहाँ पे सप्लाई करना ऑक्सीजन को, सप्लाई करना ऑक्सीजन को, या फिर कह सकते हो एयर को, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के रूट्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एरेशन ट्यूब है जो कि हिलाता रहता है इसको कंटिन्यूसली, ताकि एयर ऑक्सीजन अंदर आती रहे और बहुत अच्छे से रूट्स की क्या हो सके बच्चों, ग्रोथ हो सके। ओके फिर देखो दूसरा डायग्राम को क्या दिखाया है, ये आपको हाइड्रोपोनिक प्लांट का प्रोडक्शन दिखाया है। प्लांट्स आर ग्रो इन अ ट्यूब, देखो यार एक ट्यूब में प्लांट्स को हमने ग्रो किया है, और यहाँ से दिखा रहे हैं ये एरो डिफाइन कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे पंप है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला था हमने इस बीकर में, इस वाले बीकर में हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला, पंप से इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन सबको हमने क्या करा, प्रोवाइड किया, और रैंडमली एक हमने प्लांट को लिया और उसको ऑब्जर्व किया कि भाई उस मिनरल न्यूट्रिएंट का क्या असर पड़ा, नहीं डाला तो क्या डेफिशिएंसी कॉज हुई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को कैरीड आउट किया था। ओके बच्चों देखो ये दिखाया, हाइड्रोपोनिक हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अ वेजिटेबल्स सच एज, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या चीजें, टमाटो, सीडलेस कुकुम्बर, भाई खीरा बिना बीज वाला, लैट्यूस, टमाटर, इन सब के प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित रहा। फिर आप कह सकते हो कि इस मेथड से हमने जो प्लांट को ग्रो कराया ना भाई, उसमें वीड्स नहीं थे,
भाई वीड्स क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मली लोग जो प्लांट्स ग्रो कराते हैं उनके आसपास कोई अनचाहे पौधे, अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, वो तो सॉइल में ग्रो होते हैं, यहाँ तो सॉइल है ही नहीं, तो यहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स अवॉइडेड हो गई अपने आप ही। वीड्स क्या हो गई बेटा जी, अवॉइडेड, करना नहीं पड़ा, अपने आप हो गया। और कुछ होते हैं बेटा सॉइल बोर्न डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि मिट्टी से ही आती हैं प्लांट में, या सॉइल बोर्न बैक्टीरिया आप कह सकते हैं जो कि कॉज करते हैं, तो मिट्टी नहीं तो वो भी अपने आप अवॉइड हो गए। तो यहाँ पर सॉइल बोर्न डिजीज को भी कंट्रोल कर लिया गया, सॉइल बोर्न डिजीज को भी क्या कर लिया गया, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया इस मेथड से। ठीक है, तो ये मेथड काफ़ी अच्छा साबित रहा कि भाई तो अच्छी क्वालिटी के आपको नई नई प्रोडक्शन मिली, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है, वीड्स नहीं आ रही है, सॉइल बोर्न डिजीज से बच रहा है, और क्या चाहिए हमें प्लांट के लिए। फिर देखो दो चीज़ दिखाई यहाँ पर आपको, एक है बेटा आपका एरोपोनिक्स, एक है आपका ज़ेरोपोनिक्स। पहले एरोपोनिक्स देखते हैं। प्लांट ग्रो इन अ मॉइस्चर्ड एयर विद न्यूट्रिएंट। अगर प्लांट की ग्रोथ मॉइस्चर्ड एयर मतलब ऐसी हवा में जहाँ पे हल्का हल्का पानी हो, नमी हो, साथ में न्यूट्रिएंट हो, तो उस तरह का ग्रोथ कहलाता है एरोपोनिक्स। एरो स्टैंड फॉर एयर, मॉइस्चर्ड एयर। नेक्स्ट वन इज अ ज़ेरोपोनिक्स। बच्चों ज़ेरोपोनिक्स का मतलब होता है प्लांट ग्रो इन अ स्टेरलाइज्ड स्टैंड। स्टेरलाइज्ड स्टैंड है विद न्यूट्रिएंट, मतलब रेत में उगाया जाए। बेटा ज़ेरो वर्ड स्टैंड ही फॉर डेजर्ट के लिए होता है, या कह सकते हो सैंड के लिए होता है, इसलिए हम लोग डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स बुलाते हैं। तो ज़ेरोपोनिक्स मतलब प्लांट को सैंड, बल्कि कह सकते हैं स्टेरलाइज सैंड में उगाना, और एरोपोन्स का मतलब है कि प्लांट को मॉइस्चर वाली एयर में ग्रो करना, पर करना विदाउट ऑफ सॉइल ही है ये काम। ओके ओके बच्चों, लेट्स हियर द क्वेश्चंस। हाइड्रोपोनिक्स रिक्वायर्ड व्हाट, प्यूरिफाइड वाटर। आप कहेंगे मैम बिल्कुल प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, इम्प्योर वाटर नो मैम, इम्प्योर वाटर तो नहीं चाहिए होता है। मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट बिल्कुल, तो आप कहेंगे मैम आंसर इज फोर्थ, बिल्कुल। नेक्स्ट वन, by some technique that can be detect mineral at a very low concentration। अच्छा बेटा कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं हाइड्रोपोनिक कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी कंसंट्रेशन में चाहिए। तो उसके लिए आपको वैल्यू याद रखनी है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है 10⁻⁻15 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, अब आता है इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की वैल्यू मैंने बताई थी उसमें। इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स कि भाई कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो इसेंशियल है। अब सबसे पहले बात आती है कि हम लोग बात कर रहे हैं इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट की, कौन हमें बताएगा, कौन बताएगा कि भाई किस क्राइटेरिया से आपने निकाला। तो पहले सबसे पहले क्राइटेरिया समझते हैं कि किस क्राइटेरिया से हम किसी न्यूट्रिएंट को इसेंशियल कहते हैं। भाई कोई चीज़ ज़रूरी क्यों है, भाई कोई चीज़ आई थिंक इससे ज़रूरी है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एन इसेंशियल गैस जिसके बिना बच्चों हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिसके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते बच्चों, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, जिसके बिना प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन बी एंटर थ्रू रूट्स, प्लांट में रूट्स के थ्रू आता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि मोर देन 60 एलिमेंट आउट ऑफ 105 डिस्कवर सो फार फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। आज हम लोगों ने 105 तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को डिस्कवर कर लिया, जिसमें से मोर देन 60 तो प्लांट की बॉडी में ही प्रेजेंट है बच्चों। पर क्या ये सारे के सारे इसेंशियल हैं? नहीं पता, नहीं भाई सारे एसेंशियल है। अब कैसे पता लगा कि वो एसेंशियल है? तो भाई इट्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। एक तो भाई उसकी रिक्वायरमेंट सर्वाइवल के लिए होनी चाहिए, एक तो ये क्राइटेरिया कह सकते हैं। दूसरा कांट बी रिप्लेस, जो रिप्लेस नहीं हो सके, मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक खत्म हो गया कोई बात नहीं चलो दूसरा यूज कर ले, नहीं भाई जो चाहिए वो चाहिए। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, नहीं हम CO2 से काम चला सकते, ना हम लोग नाइट्रोजन से काम चला सकते, भाई ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो उस चीज़ को एसेंशियल कहेंगे ना। और जो चीज़ हमारे या तो स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल रोल प्ले करती हो, भाई या तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हो या बॉडी में फंक्शनल प्ले करते हो, तो ऐसे न्यूट्रिएंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो दोज न्यूट्रिएंट विच प्ले रोल either in structural or functional
रोल जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इतना ही कर लो। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर रोल में, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, या फिर फंक्शनल के लिए। तो ये क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम इसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट को बताते हैं। एक तो वो जरूरी होने चाहिए जिनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हो, वो रिप्लेस होने से नहीं चाहिए, भाई रिप्लेस नहीं होना चाहिए, और रिक्वायर्ड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, रिक्वायर्ड इन एन एप्रोप्रिएट अमाउंट। और भाई एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिससे हम लोग पहचानते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट एसेंशियल है या नहीं। तो भाई 60 प्लस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है, 60 प्लस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है प्लांट के अंदर ज़्यादा ही। तो क्या वो सारे के सारे एसेंशियल है? हम कहेंगे नहीं। देखो सम प्लांट स्पीशीज, कुछ प्लांट स्पीशीज बच्चा ऐसी हैं जो एक्यूमुलेट करती है सेलेनियम, ये एक न्यूट्रिएंट का नाम है, कुछ हैं जो गोल्ड करती हैं, वाइल कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन होती है, रेडियो एक्टिव मटीरियल के आसपास करती है, तो उनके पास रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम के एक्यूमुलेशन मिलता है। किसका मिलता है? रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम का। अब देखो ये सारे के सारे एक्यूमुलेट होते हैं, पर प्लांट को इनकी जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो ये नॉन इसेंशियल। नहीं भी हो तो प्लांट रोएगा नहीं, कहेगा ठीक है नहीं है तो जाओ कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है नहीं है तो ये। पर इसेंशियल चले गए तो प्लांट रोएगा, डेफिशिएंसी दिखाएगा, दुख दिखाएगा, और ज़्यादा कम होगा तो मर भी जाएगा। तो देयर आर टेक्निक्स which can detect the mineral even at a very low concentration, 10 की पावर -18 ग्राम पर ml। बेटा वो क्वेश्चन इसकी बात आना चाहिए तो वैसे, पर कोई बात नहीं, आ गया तो -18। ठीक है, तो 15 नहीं -18 वाली वैल्यूज याद रखनी है आपको, नॉट 15, इट्स -18, -8 सॉरी, एज पर योर एनसीईआरटी -8। ओके चलिए, फिर In fact, more than 60 एलिमेंट वर डिस्कवर सो फाउंड, ये तो हो गया हमारा, दोबारा आगे सॉरी। अब क्राइटेरिया फॉर द इसेंशियलिटी, वही जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्राइटेरिया इसेंशियलिटी के लिए, किसी भी उसके लिए गिवन है यहाँ पे। एलिमेंट मस्ट बी नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, भाई नॉर्मल ग्रोथ के लिए मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है भाई। इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, खत्म हो जाएगा तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, और सेट द सीड, अपने बीज नहीं बनाएगा। फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, नॉट बी रिप्लेस नहीं होना चाहिए बाय अनदर एलिमेंट। इन अदर वन, डेफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट मेट द सप्लाइंग ऑफ सम अदर एलिमेंट, कि एक की कमी हो गई तो दूसरे से मांग लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है इस चीज में। फिर एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया या तो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करना चाहिए बच्चों, या फिर फंक्शनल रोल, इनमें से कोई एक रोल तो प्ले करना ही चाहिए, तभी जरूरत पड़ेगी। तो इन सब क्राइटेरिया से 16 या 17 कुछ न्यूट्रिएंट हैं जिनको हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करते हैं, और इन एलिमेंट्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में। कौन कौन से? ओके, ब्रॉडली 4 टाइप में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, वैसे तो हम लोग 2 में ही करते हैं, जो प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं 4 में हम वैसे करेंगे, आगे चलो बताऊंगी मैं उसको आपको। अभी इसमें देख लेते हैं, 2 में डिवाइड किया है। वन इज योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अनदर वन इज योर माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। चलो माइक्रो, अब मैक्रो मतलब आपने बताया, मैंने आपको बताया ही कि बच्चों मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो मैक्रो का मतलब होता है एनीथिंग विच रिक्वायर्ड इन अ बल्क क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, रिक्वायर्ड इन बल्क क्वांटिटी, बल्क या फिर मोर क्वांटिटी, जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, वही माइक्रो का मतलब होता है विच रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, जिसकी जरूरत कम क्वांटिटी में पड़ती है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब है तो ये भी बच्चों एसेंशियल, ऐसी बात नहीं कि एसेंशियल नहीं है, जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट की नॉर्मल लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, चाहिए पर थोड़ा बहुत चाहिए, ये चाहिए बहुत ज्यादा, इसलिए मैक्रो है। फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं बच्चों, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर, मतलब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं ये,
हमारी पूरी बॉडी का, प्लांट की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब भाई स्ट्रक्चर बनवाना है, घर बनवाना है, तो भाई पैसा तो बहुत लगेगा, ईंटें तो बहुत लगने वाली हैं, मार्बल्स बहुत लगेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है। सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा जो मटेरियल होता है बेटा, वो तो स्ट्रक्चर खड़े करने में ही तो लगता है। आप सजाने में थोड़ी ना इतना लगाओगे, डेकोरेशन में थोड़ी ना इतना लगाओगे, पेंटिंग में थोड़ी ना इतना लगाओगे, वो तो थोड़ा बहुत लगेगा। सबसे ज़्यादा मटेरियल तो स्ट्रक्चर में चाहिए, इसलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, और ये करते हैं फंक्शनल रोल। मतलब ये फंक्शनल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल करेंगे, थोड़ा बहुत एज अ इंजाइम एक्टिवेटर की तरह, मतलब इंजाइम्स की तरह काम कर लेंगे कुछ उसमें, तो कुछ ये इंजाइम एक्टिवेटर की तरह काम कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो कुछ ऐसे रोल ये प्ले करेंगे, ये स्ट्रक्चर में रोल प्ले करेंगे भाई, जो कि बहुत ज़रूरी, जिनके बिना काम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मैक्रो है और ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अब मैक्रो में याद रखना है कि भाई जो भी न्यूट्रिएंट, चलिए यहाँ पे दे ही रखा है 10 चलो मैं लिख देती हूँ, जो भी न्यूट्रिएंट 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर में ज़रूरी है, जो भी न्यूट्रिएंट इससे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वो मैक्रो है। इससे ज़्यादा 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा कोई चीज़ चाहिए तो वो मैक्रो है, और इससे कम क्वांटिटी में चाहिए तो वो माइक्रो है। अब देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। जनरली प्रेजेंट इन अ प्लांट टिश्यू, लार्ज अमाउंट में होते हैं, मतलब एक्सेस इस मैटर से ज़्यादा होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में इन कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, आपको बता नहीं सकते भाई, केमिस्ट्री पढ़ी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भाई हर कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। आपने कार्बन से बने कितने कंपाउंड देखे, अमीनो एसिड्स देख लीजिए, आप अपना डीएनए देख लीजिए, आरएनए देख लीजिए, हर चीज़ ही तो इनसे बनी हुई है यार। तो ये इनकी तो कह सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है ना, आपको बोल के बयान नहीं कर सकते भाई हम लोग। ठीक है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीज चाहिए। ऑफ कोर्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर दी मेनली ऑब्टेन फ्रॉम CO2, water, while other are absorbed from the soil as their mineral nutrition. Okay बच्चों, next is a micronutrient, मतलब required in a small quantity. Okay, they are needed in a very small amount, मतलब less than 10 mol per kg of dry matter, कम चाहिए। These include iron, इसमें मैग्नीज आ जाएगा बच्चों, इसमें कॉपर आ जाएगा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल, मतलब ज़रूरी है पर कम क्वांटिटी में चाहिए। इसके अलावा इन एडिशन टू 7 एसेंशियल न्यूट्रिशन नेम अबव, देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट ऑल्सो प्रेजेंट। इनके अलावा भी कुछ और चाहिए जो बेनिफिट देते हैं, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। दे आर रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट फॉर देयर प्लांट वाटर रिलेशन और फॉर देयर कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सम न्यूट्रिएंट। कुछ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए वो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इन 17 के अलावा भी। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैम ने बता दिया आपको। अच्छा, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4। अब जो मैक्रो और माइक्रो है, इनको हमने 4 उसमें कैरेक्टराइज किया है। पहला है एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल, मतलब वो बायोमोलिक्यूल जो कि सेल के लिए, भाई जो सेल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, जो स्ट्रक्चर बनाता है, सेल मेम्ब्रेन हमारी न्यूट्रिएंट्स से बनी हुई है ना, किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है, हमारी प्रोटीन से बनी हुई है, तो इन चीज़ों के लिए चाहिए, जिसमें कार्बन की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों के चारों स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ दिस सेल हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, ये स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट है, ये स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट है, इनका ज़रूरत स्ट्रक्चर बनाने के लिए होती है। फिर एज कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड, भैया कुछ एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट्स भी हैं। एनर्जी रिलेटेड मतलब कि जिनका इस्तेमाल ATP, ADP की फॉर्मेशन में होता है, तो उसमें एक तो भाई भर भर के अपनी फॉस्फेट है, क्योंकि आपको पता है फॉस्फेट का इस्तेमाल किस में होता है, ATP प्रोडक्शन के लिए। एडिनोसाइन के साथ फॉस्फेट जुड़ी रहती हैं 3, इस तरीके से। और स्पेशली मैग्नीशियम, जो कि आपका क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट उसके हेड में पाया जाता है, मैग्नीशियम विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल के हेड में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल कुछ इस तरह का होता है, इसके हेड में यहाँ पर क्या पाया जाता है बच्चों, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, तो आपको बच्चों को याद है हमारे को कि ये मैम मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है, जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि एंजाइम एक्टिवेटर मतलब एंजाइम को एक्टिवेट कराते हैं, या इनहिबिट मतलब उसकी ग्रोथ को, उसको कहते हैं रुक जा भाई रुक जा, बहुत ही कर लिया बस अब रुक जा भाई रुक जा। तो कुछ एंजाइम इनहिबिटर है, एंजाइम को कहते हैं रुक जा, कुछ कहते हैं एक्टिवेट, चल भाई चल काम कर। तो कुछ इनहिबिटर है और कुछ एक्टिवेटर की तरह भी काम करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कि इसमें एक है मैग्नीशियम, याद रखना है इट इज एक्टिवेटर फॉर बोथ रुबिस्को एंड पैक कार्बोक्सिलेज, ये क्रिटिकल एंजाइम है जो कि फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है प्लांट को, उसके लिए जरूरी है ये। फिर जिंक, इट इज एक्टिवेटर फॉर द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, कि भाई अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटेशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। जब कभी फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल बनता है, कैसे बनता है बेटा, तो ये बनता है ईस्ट सेल से। ईस्ट सेल जब कभी भी एनएरोबिकली, कभी भी ईस्ट सेल जब आपका बेटा, ये हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे वैसे, जब कभी भी एनएरोबिकली रेस्पायर करती है तो वो इथेनॉल को प्रोडक्शन करती है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है हमें अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए जिंक की। फिर मॉलिब्डेनम MO, इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजीनियस ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये नाइट्रोजीनियस मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, सिंपल कहें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है बच्चों, ये हेल्प करता है। फिर मैग्नीज है जो कि ऑक्सीरिलेटेड फॉस्फो ऑक्सीरिलेटेड एंजाइम्स में हेल्प करती है। तो ये सब है मतलब ATP के में। फिर एक है कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑफ द सेल को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा था जब रिएक्शन की K+ होता है और Cl-, याद है ना, एंटीपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ा था ट्रांसपोर्ट में कि K+ अंदर आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है और पानी अंदर आता है, टर्जिड होता है K+ का एंटीपोर्ट मैकेनिज्म। तो उसमें K+ क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को तो मैनेज कर रहा है, और Cl- भी जो कि आयन की कंसेंट्रेशन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो पोटेशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी ओपनिंग एंड द क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटा। अंदर आएगा तो टर्जिडिटी होगी, ओपन स्टोमेटा बाहर जाएगा, नहीं अंदर आ पाएगा तो टर्जिडिटी लेस होगी और स्टोमेटा क्लोज रह जाएगा। ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा तो बेटा हमारा ना 1 शॉट अवेलेबल है उस पूरे चैप्टर का, आप हमारे आइकन पे जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी बेटा, उसमें से जाके देख लीजिए, एक एक चीज़ को मैंने पूरी डिस्क्राइबली से समझाया है, प्लस उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। सब कुछ देख लो बेटा, सब कुछ अवेलेबल है यार, देख लो पर पढ़ लो, फोकस करके पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ोगे बेटा बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, ठीक है। चलो ओके, फिर इसेंशियल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में करते हैं, जैसे कि परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, भी सेल मेम्ब्रेन में क्या आना है क्या जाना है, बैलेंसिंग करना, बफरिंग एक्शन मतलब जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना, मतलब पानी के मूवमेंट वगैरह को बैलेंस करते हैं। फिर मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन तो आ ही गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिडॉक्स प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी जिनको हम कहते हैं एज अ कोफैक्टर, ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन बेसिस पे काम करते हैं। फिर देखिए अब आपको कुछ ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिखा रखे हैं भाई, आपकी बुक में से ही हैं ये, कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो ये टेबल आपको एक बारी रीड करनी है और लर्न भी करनी है। आगे मैम आपको मैक्रो और माइक्रो याद करने की ट्रिक तो बता देगी, पर बच्चों फंक्शंस तो आपको याद करने पड़ेंगे, और बच्चों के लिए ये होता है मैम ये कैसे याद करें, तो बच्चा याद करना पड़ेगा। ट्रिक इनको रिमेंबर करने की बता सकती हूँ, पर याद तो करना पड़ेगा। चलिए पहला है हमारा नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम फॉर्म में अवेलेबल होता है बच्चों, इसका ग्रेट अमाउंट में जरूरत पड़ता है, तभी मैक्रो का हिस्सा है। इट रिक्वायर्ड बाय दी ऑल प्लांट, हर प्लांट को चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरत पड़ती है। मेजर कंस्टिट्यूएंट इन प्रोटीन, प्रोटीन में रोल प्ले करता है, अमीनो एसिड में, क्लोरोफिल के अंदर, साइटोक्रोम्स में, न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट इन NAD, NADP, FM, FD, ये सारे के सारे हमारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, हार्मोन्स के लिए हेल्प करता है, हर चीज़ इससे बनी हुई, और DNA, RNA हर चीज़ के कंपोनेंट नाइट्रोजन से है। फिर अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या दिखने को मिलता है,
क्लोरेसिस फर्स्ट इन ओल्डर लीफ, ओल्डर लीफ में क्लोरेसिस हल्का हल्का सा आपको धब्बे धब्बे टाइप दिखाई देने लगेगा। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं होगा। और डिलेइंग इन फ्लावरिंग, फ्लावर नहीं आएगा, स्प्रिंग का मौसम आ जाएगा, फ्लावर नहीं आएगा। एक हमने कहानी पढ़ी थी, एक राक्षस हुआ करता था जो कि बच्चों को अपने गार्डन से भगा देता है, तो पूरे दुनिया में स्प्रिंग का मौसम आता है, फूल खिलते हैं, उसके में नहीं आता। तो यहाँ भी ऐसा होगा, पर ये भगाता नहीं है, बस यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो नाइट्रोजन की कमी से फ्लावरिंग डिले हो जाएगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोरस, जो कि आपके फॉस्फोरस और फॉस्फोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। याद रखना है कि किस फॉर्म में यूज्ड होता है या किस फॉर्म में यहाँ पर आपका सिंथेसाइज किया जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन से की बनी हुई है, जिसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉस्फोलिपिड, ये बात ध्यान रखनी है। सर्टेन प्रोटीन्स, ऑल न्यूक्लिक एसिड, हमारे बॉडी के जितने भी न्यूक्लिक एसिड है, योर डीएनए और योर आरएनए, इसी का ही तो बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स, नैड, एनएडीपी, सब इसी से बने हुए हैं। फिर रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी के बनने में, ये रहा एएमपी, एडिनो मोनोफॉस्फाइड, एडिनोसाइन डाइफॉस्फाइड, ट्राइफॉस्फाइड, इन सब के लिए। फिर इनविजिबल रोल इन एंजाइम मेटाबॉलिज्म, एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके में भी क्या मिलता है, क्लोरोसिस विद नेक्रोसिस, धीरे धीरे लीव्स क्या होने लगती है, फॉल ऑफ होने लगती है, मुड़ने लगती है, खराब होने लगती है, सिकुड़ने लगती है सिंपल भाषा में कहें तो। फिर है बेटा पोटेशियम, जो कि एज अ K+ के तौर पे यूज करता है। ये कंपोनेंट है फ्री आयंस इन द सेल, एंटीपोर्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू करता है ये। रिक्वायर्ड मोर एविडेंट क्वांटिटी फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए चाहिए, बर्ड्स को चाहिए, लीव्स को चाहिए, रूट टिप को चाहिए, मतलब कि जहां भी डिवीजन हो रहा है वहां पर K+ चाहिए। हेल्प इन मेंटेन द आयन कैटायन बैलेंस इन द सेल, K+ बना के रखता है। इन्वॉल्व इन प्रोटोसिंथेसिस, ओपनिंग इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेशन की तरह काम करता है, और टर्जिडिटी सेल में बनाए रखता है। इसमें क्लोरोसिस होगा वही, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन काफी हद तक रुक जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्शियम, जो कि Ca+2 की फॉर्म में यूज होता है। देखिए, रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, हर टिश्यू को चाहिए, चाहे मेरिस्टेमेटिक हो या नॉर्मल डिफरेंशिएटिंग टिश्यू हो। यूज इन द सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के सिंथेसिस में यूज होता है, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमा, मिडल लैमा है, मिडल है, उसमें यूज होता है। नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मायोटिक स्पिंडल, मायोटिक में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है प्रोफेस वाला, तब जरूरत पड़ती है। फिर ये एक्यूमुलेट होता है मोस्टली ओल्डर लीव में, इन्वॉल्व नॉर्मल फंक्शनिंग करवाता है और एक्टिवेट करवाता है बहुत सारे एंजाइम सेरा, अमाइलेज, एडेलाइन काइनेज, जिसको हम ATPase कहते हैं, जो कि ATP फॉर्मेशन करवाता है, इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म में करता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा भाई, नेक्रोसिस, स्वेलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का फॉल ऑफ होने लगेगा, कंप्लीट ग्रोथ नहीं होगी, ये सब आपको बच्चों यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो कि Mg+2 की फॉर्म में यूज होता है। इट इज एन एक्टिवेट एंजाइम, इट इज एन एक्टिवेट द एंजाइम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड इन द RNA बाय यूजिंग, क्लोरोफिल के हेड में भी पाया जाएगा ये रहा। इट हेल्प इन दी मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और सिंथेसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हेल्प करेगा। और इसमें क्या होगा, क्लोरोसिस विद नेग्रोसिस, मतलब क्लोरोफिल डिक्रीज होने लगेगा, येलोइंग ऑफ द लीव जिसे हम कहते हैं। फिर सल्फर SO4- की फॉर्म में मिलेगा देखने को बच्चों आपको। इट प्रेजेंट इन साइस्टीन एंड मिथोइन अमीनो एसिड, इसकी फॉर्म में पाया जाएगा ये। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत सारे कोएंजाइम की तरह काम करता है ये, एंजाइम एक्टिवेटर की तरह, थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम्स ऐसी फेरोडॉक्सिन, लैक्टिक एसिड, सिनरीन, बायोटीन, अलाइक, इन सब की तरह यूज होता है ये। इसमें भाई क्लोरोसिस फर्स्ट इन यंग लीव्स, पहले यंग लीव्स में होगा, धीरे धीरे जो ओल्डर लीव्स हैं वो भी खराब होने लगेंगी। फिर इम्बिशन, सेल डिवीजन नहीं होगा, और वही डिले इन फ्लावरिंग। ये पॉइंट्स तो आप सब में लिख ही सकते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स यही देखने को मिलते हैं मोस्टली हमें। नेक्स्ट वन, अब आते हैं हमारे माइक्रो, जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए। और अगर ये, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि
हमने हाँ ये पढ़ा था कि भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, अगर ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो बेटा जी ये टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज्ड नहीं करते। मतलब कि अगर ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि हार्मफुल हैं ये, ऐसा नहीं होना है भाई। प्लांट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भाई मैग्नीशियम, आपने देखा कि मैग्नीशियम इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, और मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल के हेड में पाया जाता है, ये क्लोरोफिल के हेड में पाया जाता है। तो अब इसका मतलब ये है क्या कि भाई अगर जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा, भाई पत्तियाँ कितनी सारी होती हैं प्लांट में, एक प्लांट में इतनी सारी पत्तियाँ तो कितने सारे म्यूजोफिल सेल्स होंगे, उन म्यूजोफिल सेल्स में कितना सारा क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में कितना सारा क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो कितने सारे मैग्नीशियम होंगे। तो इतने सारे मैग्नीशियम हो जाते हैं तो क्या पत्तियों को प्रॉब्लम आती है क्या बाकी फंक्शन परफॉर्म करने में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते, पर अगर कम अमाउंट में है तो डेफिशिएंसी जरूर शो करते हैं। पर अगर इन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, डेफिशिएंसी तो कॉज करेंगे ही करेंगे, डेफिशिएंसी कॉज करेंगे। ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट की ना इनकी एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल लेवल या क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू वो होती है बेटा, क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल लेवल आप कह सकते हो सिंपल इसको, नॉर्मल लेवल, जितने अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है कि भाई हाँ इतनी तो ज़रूरत है ही, इस लेवल को हम क्रिटिकल लेवल या फिर नॉर्मल लेवल के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है, देखो क्रिटिकल लेवल ये आपका नॉर्मल लेवल है, अगर प्लांट के अंदर ये लेवल हाई हो जाए, क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ पाई जाती है तो बच्चा ये टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, ज़्यादा मात्रा में है तो भी ये क्या है, हार्मफुल है, और अगर ये लेस क्वांटिटी में है इससे तो ये डेफिशिएंसी कॉज करते हैं। तो ये चीज़ भी आप इनके एक डिफरेंस के तौर पे याद कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा अमाउंट में अगर मैक्रो है तो टॉक्सिसिटी नहीं करेंगे, पर कम अमाउंट में तो डेफिशिएंसी ज़रूर करेंगे। पर ये ज़्यादा है तो नुकसानदायक, कम है तो है ही नुकसानदायक, ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे आप इनकी। चलिए आइए अपने माइक्रो पे, हाँ जी माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें आपका आयरन आता है येरा, जो कि फंक्शनल मैक्रो एलिमेंट की तरह भी काम करता है। ये एक ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है भाई इसकी इन कंपैरिजन टू अदर। तो कह सकते हो कि सारे के सारे माइक्रोज में जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो आयरन है, ये कह सकते हो। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प करता है, लाइक फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स के दौरान। ये हम पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस उसमें देखेंगे इस चीज़ को। देन रिवर्सिबिलिटी, ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 को Fe+3 की, ये ना Fe+2 है इसको ऑक्सीडाइज करके Fe+3 बना देता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, रिवर्स भी कर देता है। ये एक्टिवेट करता है कैटालाइज फॉर परऑक्सीडेज, मतलब परऑक्साइड जिसके अंदर दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। ये एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, जिसको हम पॉरफायरिन जिसके लिए ज़रूरी है। फिर इसकी डेफिशिएंसी भी वही क्लोरेसिस शो करेंगे। फिर कॉपर है जो कि इसेंशियल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, और ये प्लास्टोसाइनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसमें वही मैक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे एंजाइम्स में रिवर्स ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब +2 से +1 तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, +1 से +2 तक ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ जाता है ना बेटा, कभी भी अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर, कभी भी अगर आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और घटता है तो रिडक्शन कहते हैं। ऐसी मैंगनीज है, ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स, इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस का में काम करता है, ये रेस्पिरेशन में करता है, और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल ये बच्चा प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करता है। और यूज फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होकर H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाना, जिससे ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है, उसमें हेल्प करता है मैंगनीज। तो क्या करता है, ये भी क्लोरोसिस होती है इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम, वही येलोइंग ऑफ लीव्स। फिर जिंक, ये एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम, जिसका इस्तेमाल अल्कोहल की फॉर्मेशन में होता है।
नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रायोफेन। ट्रायोफेन मतलब इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन, कि ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि प्लांट की स्टेम की बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कहते हैं ना कि सूरज की तरफ देखते हैं तो आपकी प्लांट की जो स्टेम होती है वो सूरज की ओर मुड़ जाती है, तो उसको कौन प्रिकर्सर करता है, वो करता है जिंक, ये याद रखना है। फिर क्लोरोसिस, इसमें लीफ रोस्टेन ऑफ एप्पल IA डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं। और कैरा डिजीज जिसको हम कहते हैं ब्राउनिंग ऑफ राइस, कि आपका जो चावल का दाना सफ़ेद है, सफ़ेद की जगह हल्का हल्का पीलापन आने शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना पकना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा सा होने लगता है। फिर क्लोरीन जो कि डिटरमिन करता है सॉल्यूट कंसेंट्रेशन एनायन और कैटायन की, कि कितना है बैलेंस करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब वाटर की जो फोटोलाइसिस रिएक्शन होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, उसमें हेल्प रोल करेगा। फिर इसमें फ्लावर एप्सिकेशन होता है, मतलब फूल नहीं आता इस केस में। निकिल में ये जर्मिनेशन और अर्ली सीडलिंग में हेल्प करता है जैक बीन सीड्स की, जैक बीन सीड की सीडलिंग करनी है, जर्मिनेशन करवाना है तो उसमें हेल्प करेगा। रिक्वायर्ड होता है फॉर यूरिएस मतलब कन्फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, एंड हाइड्रोजिनेस एक्टिविटी जो कि यूज होती है आपके बहुत सारी रिएक्शंस के फॉर्मेशन में। और यहाँ पर क्या होता है, ये भी कॉजेस करता है नेक्रोसिक स्पॉट्स, मतलब कि पीले पीले धब्बे पड़ने लगते हैं आपकी पत्तियों के। आपकी ग्रीन कलर की लीफ है, लीफ के ऊपर जैसे जैसे आपको धब्बे दिखाई देने लगेंगे, ब्राउन ब्राउन से धब्बे दिखने लगेंगे, छोटे छोटे से कहीं छेद दिखने लगेंगे, कुछ ये होगा आपकी लीफ में। अब देखिए बच्चों, कुछ ट्रिक है हमारे पास जिससे हमारे बच्चे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद कर सकते हैं। ट्रिक में क्या है हमारा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की है NG चॉन पी किसे है, मतलब मैनेजर कौन पी के सो गया, याद करो। NG स्टैंड फॉर मैनेजर, कौन भाई स्पेलिंग्स रहने दो, प्रोनाउंसिएशन पूरा रहने दो, पी के सो गया। Mg फॉर मैग्नीशियम, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K स्टैंड फॉर पोटाशियम, सिंबल होता है S फॉर सल्फर एंड Ca फॉर कैल्शियम। मैनेजर कौन पी के सो गया, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट MnMO, ये सब मन मार के जीना छोड़ो, निकल जाओ। देखो भाई, मन मारो नहीं, खुल के फिर बिंदास जियो। मन मारो नहीं, खुल के फिर भी जियो, ऐसे याद रखोगे। Mn से मैग्नीज, MO से मॉलिब्डेनम, Ni फॉर निकिल, क्लोरीन से Cl, Cu कॉपर, आयरन, बोरॉन और जिंक। मन मार के नहीं, खुल के फिर भी जियो या जिंदगी जियो, इससे आप याद करेंगे। तो ये दो ट्रिक्स हैं छोटी छोटी सी, आप लोग खुद ढूंढ सकते हैं, मैंने भी ढूंढी है, बनाई नहीं है, तो आप भी ढूंढ सकते हैं। आपको जो अच्छी लगे उनको यूज़ कर सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ट्रिक्स ही हैं जिनसे हम इनको क्या करते हैं बेटा, लर्न करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके तो बच्चों अब तक हमने क्या कर लिया, तो अब तक हमने बोलेंगे बच्चे हमारे कि मैम अब तक हम लोगों ने सारी की सारी डेफिशिएंसीज और मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब बेटा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो वो हम लोग जानते हैं कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि उसके ग्रोथ में उसके डेवलपमेंट में क्या करते हैं बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं। इनके बिना प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो सकती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे इसेंशियल। अब इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा ये अब हमें यहाँ पर देखना है। The concentration of these essential elements below which growth is retarded as term as critical concentration। तो अगर बेटा देखो critical concentration क्या होती है बेटा, critical concentration एक वो concentration है जो कि प्लांट को चाहिए ही चाहिए। भाई इतनी concentration प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर concentration इससे लो हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है, तो वो कॉज करती है डेफिशिएंसी, जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। और अगर ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो ये कॉज करते हैं टॉक्सिसिटी। वी हैव डिस्कस लेटर, हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों, ये चीज़ समझ चुके हैं।
बिल्कुल। तो द कंसेंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, जिसके बिना प्लांट ग्रोथ रिटार्ड खत्म होने लगेगी, उस कंसेंट्रेशन को क्या बोला गया यहाँ पर? क्रिटिकल कंसेंट्रेशन। सिंपल भाषा में बोले तो अगर ये नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ पूरी नहीं होनी बेटा। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, जो कि मैम ने आपको बताया क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से कम है, लेस अमाउंट में है, तो वो डेफिशिएंसी कॉज करते हैं। डेफिशिएंसी सिस्टम ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाते हैं, जैसे कि हमने देखा था ना बार बार येलोइंग ऑफ द लीफ, ये सब चीजें हमने देखी थी। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एब्सेंस में डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ सकते हैं, और इसेंशियल है तो कोई और इनको रिप्लेस नहीं कर सकता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, वो मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। मोबिलिटी मतलब होता है एलिमेंट्स जो कि मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई के प्लांट है, ये प्लांट की ओल्डर लीफ है, दिस इज द ओल्डर लीफ ऑफ द प्लांट, तो बेटा जी ये है ओल्डर लीफ, ठीक है। और ये वाली जो लीफ बनाई मैम ने, ये बनाई है अभी न्यू लीफ, अभी यंग लीफ आई है ये वाली, ठीक है, ये रही यंग लीफ, ये एक यंग लीफ है। अब मान लीजिए इस यंग लीफ को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? इसको है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट। ये चाहती है कि इसको कैसे भी करके नाइट्रोजन मिले, तो अब कैसे मिलेगा इसको नाइट्रोजन? तो देखिए बेटा, यहाँ पर प्लांट नीचे से नाइट्रोजन ले रहा है, ये रहा आ रहा है, इनके पास भी आ रहा है, इनके पास भी आ रहा है, पर जितनी मात्रा चाहिए उतना नहीं आ रहा। अब मान लीजिए कि ये जो ओल्डर लीफ है ये फॉल ऑफ होने वाली है, तो ओल्डर लीफ क्या करती हैं, कुछ अपने न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, कुछ अपने न्यूट्रिएंट क्या कर देती है बेटा, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को इस यंग लीफ को ट्रांसपोर्ट कर देती है यहाँ पर, कि भाई मैं तो जा रही हूँ कोई बात नहीं, पर दूसरे का तो भला करके चले जाऊँ। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, मोबिल एलिमेंट कहलाते हैं जो कि मूव कर जाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ओके बच्चों, तो विद इन द प्लांट फॉर एक्टिवली मोबिलाइज एलिमेंट दे आर एक्सपोर्टेड टू द यंग डेवलपिंग टिश्यू, उनको यंग डेवलपिंग टिश्यू के पास जाना होता है। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू, भाई ओल्डर टिश्यू में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओल्डर टिश्यू क्या करता है, अपने एलिमेंट्स को डोनेट कर रहा है, अपने एलिमेंट्स को दे रहा है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कि भाई डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात हम लोग किस किस की कर रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात हम लोग कर रहे हैं। आर विजिबल फर्स्ट इन दी सीकेंड, मतलब कि ओल्डर लीफ में देखने को मिलता है। इन ओल्डर लीफ, पुरानी लीव्स में बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन, भाई वो बायोमोलिक्यूल जो कि इसी एलिमेंट से बने हुए हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, मेकिंग दीज एलिमेंट अवेलेबल फॉर द मोबिलाइजेशन टू द यंगर लीफ, और यंगर लीफ तक पहुंचा देते हैं ताकि यंगर लीफ को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेटा वो तो ग्रो कर रही है ना, जो ग्रो कर रहा है उसको ज्यादा अमाउंट के मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो ज्यादा अमाउंट उनको चाहिए, इसलिए ओल्डर लीफ अपने पास प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल्स को तो ब्रेक डाउन कर देती है एंड पहुंचा देती है उसको यंगर लीफ से, जिसे हमने कहा मोबिलाइजेशन, अभी पीछे हमने देखा वो चीज। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हमारे बच्चे। आगे, व्हेनेवर, कभी भी, द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल, मान लो भाई कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, जो कि ट्रांसफर नहीं होते, जो कि ट्रांसफर नहीं होते, कहां से कहां, फ्रॉम ओल्डर लीफ टू दी यंगर लीफ, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं होते भाई ट्रांसफर, तो डेफिशिएंसी सिम्पटम स्टैंड्स टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग लीफ, तो ऐसे केस में भाई अब किस में देखने को मिलेगा, यंग लीफ की टिश्यूज के अंदर, क्योंकि अब तो है ही नहीं ना जो कि उसको ट्रांसफर कर सके, इमोबाइल एलिमेंट है, तो नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन। एग्जाम्पल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ऐसे, सल्फर एंड कैल्शियम, याद रखेंगे हमारे बच्चे। ठीक है, विच आर अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, मतलब कि जो सेल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, इसलिए नॉट इजली रिलीज, इसलिए प्लांट जल्दी से इनको रिलीज नहीं करता यार, क्योंकि पता है ओल्डर से नहीं आने वाला है, मुझे अपने पास बचा के रखना, यंगर को मुझे ही पहुंचाना है, तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं प्लांट के लिए। दिस एक्सपेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट इज ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंट टू द एग्रीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर, इसलिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो इस तरह के रहते हैं जो कि इमोबिलाइज्ड होते हैं, जो हमें पता है कि नहीं आ सकते, नहीं दे सकती ओल्डर लीफ यंग लीफ को, तो ऐसे एलिमेंट्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम्स जो कि आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं वो है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, मतलब येलोइंग ऑफ लीफ,
या फिर आपकी लीफ पर कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाना, इस तरह का क्लोरोसिस नेक्रोसिस। एंड स्टडेंट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ रुक जाना। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ, मतलब कि लॉफ बिना मैच्योर हुए लीव्स का टूट कर गिर जाना, झड़ जाना। एंड बर्ड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल्स, भाई बर्ड और जो सेल्स हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे हैं सही से। तो ये कंडीशंस है जो कि हमें देखने को मिलती है। अब देखो क्लोरोसिस एक एक करके समझाया गया। क्लोरोसिस मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीफ। भाई इसमें क्या होता है, प्लांट के पास से क्लोरोफिल खत्म होने लगता है और पत्तियां येलो पड़ने लगती हैं। ये कब होता है, ये होता है जब आपके प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी होती है इन एलिमेंट्स की। नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, इनकी अगर कभी भी डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट के अंदर बच्चों कॉज होता है क्लोरोसिस। ठीक है। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ द टिश्यू, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यूज मरने लगते हैं जो कि स्पॉट्स की तरह दिख रहे हैं बेटा आपको, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड दी पोटाशियम। देखो कॉपर दोनों में कॉमन आ रहा है, पोटाशियम दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रहा है, सेल डिवीजन को रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन पोटाशियम की वजह से होता है। और डिलेइंग इन फ्लावरिंग, फ्लावर नहीं आ रहा है, ऐसा किसकी वजह से होता है, तो बेटा ऐसा होता है लो कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो आपने देखा ना बेटा नाइट्रोजन कितना जरूरी एलिमेंट है, नाइट्रोजन के बिना तो प्लांट का कोई काम ही नहीं होना है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे आगे नाइट्रोजन साइकिल, तब आप समझेंगे कि नाइट्रोजन से ज्यादा जरूरी कोई एलिमेंट नहीं है। और ये एलिमेंट जब इतना जरूरी है तो कैसे ये प्लांट की बॉडी तक पहुंचता है, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है बच्चों, तो डेफिशिएंसी है। फिर आ जाएगा टॉक्सिसिटी ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। और टॉक्सिसिटी में हमने आपको बताया है कि अगर कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा हो जाता है, इससे कंसेंट्रेशन कभी भी किसी का ज्यादा हो जाता है तो वो एलिमेंट कॉज करते हैं टॉक्सिसिटी। क्या करते हैं वो बेटा जी, टॉक्सिक। देखो ये ना 10% इज कंसिडर टू बी एज, देखो द रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑलवेज इन लो अमाउंट। लो अमाउंट में होती है माइक्रो की, भाई माइक्रो की मतलब ही लो अमाउंट है। वाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉज द डेफिशिएंसी सिम्टम, भाई अगर जरूरत से कम हो जाएंगे तो डेफिशिएंसी करते हैं। एंड मॉडरेट इंक्रीज लीड टू टॉक्सिसिटी। और हमने पढ़ा है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर, मैम मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होती, वहां पे डेफिशिएंसी तो हो सकती है पर कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी बच्चों, कभी नहीं होती। पढ़ा है हमने कि ज्यादा अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं यार, चल जाएगा काम, पर यहाँ तो ज्यादा होगा तो भी नुकसान है, कम पे तो है ही। सिंपल है। एनी मिनरल या आयरन कंसेंट्रेशन इन टिश्यू रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10%। कोई भी ऐसी कंसेंट्रेशन, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि टिश्यूज के अंदर उसकी कंसेंट्रेशन को 10% घटा दे, 10% क्या कर दे बच्चों, घटा दे, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं टॉक्सिन। सच क्रिटिकल कंसेंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अलग अलग की होती है। द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि भाई समझ नहीं आता ना कि ये टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है या डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, कई बार ये समझ में नहीं आता। टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी डिफरेंट प्लांट्स, भाई अलग अलग प्लांट में अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ये शो होते हैं बच्चों। ठीक है। फिर मैनी अ टाइम, मोस्टली जो कि एक्सेस एलिमेंट इनहिबिट कर देते हैं अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट एज इन द केस ऑफ अ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मतलब भाई ये और बदतमीज है, ये क्या है, अपने आप को तो भाई इन्होंने टॉक्सिक कर लिया, भर भर के अपने आप का तो पेट खराब कर लिया, अब दूसरों कह रहे भाई तू भी नहीं आएगा, मैं नहीं जा सकता ना, मेरी टॉक्सिसिटी हो गई तो तू भी नहीं आएगा। तो मोस्टली एलिमेंट क्या करते हैं जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो वो दूसरे एलिमेंट्स को आने से रोक देते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बेटा मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स। देखो ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा आपको, क्लोरेटिक वेन्स में। भाई जो वेन्स होती हैं लीव्स की, ये लीव हमारी, इस लीव में ये वेन लाइक अरेंजमेंट होता है जिसमें रेक्टिकुलेट या फिर पैरेलल कोई भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाती है, ये ना ब्राउन धब्बे धब्बे से इसमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं।
ब्राउन ब्राउन जैसे ये रहे, ऐसे ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे इन लाइनिंग पर, इस तरीके से। इसे हम कहते हैं मैग्नीज की टॉक्सिसिटी। मैग्नीज क्या फिर क्या करता है, फिर कंपीट करता है आयरन मैग्नीशियम को, मतलब कि खुद प्रेजेंट है मैग्नीज बहुत ज़्यादा आपके सेल के अंदर, आपकी लीफ के अंदर मैग्नीज की कंसेंट्रेशन जैसे ही ज़्यादा होती है तो यहाँ से आयरन और मैग्नीशियम का एब्जॉर्बेंट ये बंद कर देता है। ना तो अब आयरन को एब्जॉर्ब होने देता है बच्चों, ना ही ये मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब होने देगा यहाँ पर। तो मैग्नीज कंपीट विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद इंजाइम, इंजाइम्स के साथ बाइंड होकर उसको आने से रोक देता है। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, जो कि सूट एपेक्स पे चाहिए भाई, जो शूट पे चाहिए ग्रोथ के लिए, ये उसको भी रोक देता है। तो इसीलिए मैग्नीज की एक्सेस कितनी बार इंड्यूस कर देता है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब आपको क्या समझ में आएगा कि भाई मैग्नीज की कंसेंट्रेशन बढ़ी है या आयरन कैल्शियम की कंसेंट्रेशन घटी है, तो क्योंकि अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगा तो दूसरे एलिमेंट्स को रोक लिया ना इसने। Thus, what appear as symptom of manganese toxicity may be deficiency symptoms of the iron, magnesium and calcium। कि भाई जो आपको दिख रहा है, आपने कह दिया कि भाई ब्राउन स्पॉट जो है वो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से है। अब आप कैसे कह सकते हो बच्चे फाइनली कि वो मैम वो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है? मैं कह सकती हूँ भाई वो डेफिशिएंसी है आयरन की, कैल्शियम की या मैग्नीशियम की। तो तभी कहा गया कि टॉक्सिक एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी, उनकी एक्सेस के सिम्टम्स जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों डिफिकल्ट होता है। ओके, चलिए क्लियर हुआ। अभी हमने डेफिशिएंसी समझी, क्रिटिकल कंसेंट्रेशन समझी एंड दी टॉक्सिसिटी को समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अब मैं बच्चों के लिए है फेवरेट चीज़ें, जो कि है बच्चों के लिए क्वेश्चंस। चलिए, मैग्नीशियम क्या करता है? आप बोलेंगे मैम इन दी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में हेल्प करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉस्फोरस? तो फॉस्फोरस का रोल आई थिंक होता है क्या, जिंक इज टू डिवाइड। ओके, अल्कोहल, नाइट्रोजिनेस, मुझे लग रहा है ये सारे के सारे सिमिलर्स हो गए हैं। मैग्नीशियम ये थोड़ी एटीपी नहीं सिंथेसिस करता, वो तो क्लोरोफिल में हेल्प करता है, क्लोरीनेशन करवाता है। फॉस्फोरस एटीपी बनाने में हेल्प करेगा, एडीपी में ऐड होकर पी आएगा, क्या बनेगा एटीपी। जिंक इन दी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस पढ़ा था हम लोगों ने। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजिनेस, तो सारे के सारे सेम ही है, तो ये हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, सारे सेम लग रहे हैं। तो नेक्स्ट, द फॉलोइंग फंक्शन, the following function are related to which element mainly? Activate enzyme of photosynthesis and respiration, मतलब photosynthesis और respiration के लिए enzyme को activate करता है। तो भाई photosynthesis के लिए तो मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। चलिए, involve in the synthesis of DNA and RNA में जरूरत पड़ती है। help in maintain the structure of ribosome, तो समझ जाओ सीधा क्या है अपना, मैग्नीशियम है, और तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। चलिए, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। अब भाई कैसे कोई मिनरल एब्जॉर्ब होता है? तो दो फेजेस से होता है, एक्टिव फेज एंड द पैसिव फेज। पैसिव फेज जो कि विदाउट ऑफ एटीपी हो जाता है बेटा जी, और एक्टिव फेज जिसमें आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो द मूवमेंट ऑफ आयन यूजली इनवर्ड मूवमेंट होता है सेल के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब, इनफ्लक्स का मतलब कि भाई आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर इनटू द सेल। सेल के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, वो एंटर कर रहे हैं, इसको इनफ्लक्स कहते हैं। और बाहर चले जाएं अगर न्यूट्रिएंट सेल से तो वो इनफ्लक्स कहलाता है या ईफ्लक्स कहलाता है। प्रोसेस ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन को हम लोग दो मेन फेजेस में पढ़ेंगे, जो कि मैम ने आपको बता दिया, पैसिव फेज एंड दी एक्टिव फेज। पैसिव फेज में मॉलिक्यूल सिंपली ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसमें मेनली आपका एपोप्लास्ट मूवमेंट आता है। ये रहा, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इन द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ सिलेक्टिव फोर्स। नॉर्मली मूवमेंट होता है। एक्टिव फेज में आयन्स आर टेकन स्लोली इन द इनर स्पेस। भाई बीच से आएंगे, सिम्प्लास्ट मूवमेंट हमने पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन में एपोप्लाज्म छुप छुप के आना है, कोने से आना है, शरारत कर कर आए हैं। सिम्प्लास्ट में चौड़ा कर भी बीच में से आना है, तो बीच में से आने में टाइम लगता है क्योंकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट देता है, इसलिए एटीपी भी चाहिए होता है।
विच रिक्वायर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी, मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आपका ये 2 टाइप का यहाँ पर होता है। फिर ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं जाइलम के द्वारा। हमने पढ़ा है ना कि जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है यूनिडायरेक्शनल। कैसे हमारे बच्चों, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है with the ascending stream of water which is pulled through the plant by transpiration। पुल से देखता है कि भाई कैसे ब्रेक नहीं होता, वो ट्रैक यार्ड्स होते हैं, ये सब हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है। बेटा जिसने नहीं पढ़ा वो पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की वीडियो देखो, उसको क्लैरिफाई करो, तब यहाँ पर आके ये देखेंगे। फिर एनालाइज ऑफ जाइलम शो द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट इन इट, भाई जाइलम को एनालाइज करते हैं। फिर कुछ होते हैं बेटा रेडियो आइसोटोप जो कि रेडिएशन रिलीज करते हैं। मिनरल एलिमेंट आर ऑल्सो सस्टेन द व्यू दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी जाइलम। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी होते हैं जो जाइलम के द्वारा ही प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स दिखा रखे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट जो कि ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो अवेलेबल होते हैं या तो रूट्स में, जैसे आपका नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया अवेलेबल है, या वेदरिंग या फिर ब्रेकिंग ऑफ रॉक से मिलते हैं। द प्रोसेस enrich of soil which dissolve iron and inorganic salt since they are derived from rock material, so they play a plant nutrition is referred to as a mineral nutrition, जो कि चैप्टर का नाम है। मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि वेदरिंग के द्वारा या फिर डिकम्पोजिशन के द्वारा रॉक के सॉइल में आ गए और प्लांट ने उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, उस तरह का एब्जॉर्प्शन कहलाता है मिनरल न्यूट्रिशन। Since deficiency of essential element affect the crop yield, भाई कुछ के एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है जिससे हमारी क्रॉप पे काफ़ी बुरा फर्क पड़ता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उन न्यूट्रिएंट्स को फर्टिलाइजेशन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसमें हम लोग बच्चों नाइट्रोजन के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। नाइट्रोजन वैसे तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% तक प्रेजेंट है, पर प्लांट मोस्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सप्लाई यूज नहीं करता। ये नाइट्रोजन को सॉइल में जो कि अमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लांट इस नाइट्रोजन को मोस्टली यूज करता है, इसको यूज करता है जो कि अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब बेटा जो ये अमोनिया वाला नाइट्रोजन, जो अमोनिया है ये बेटा, ये प्लांट के अंदर लेसर अमाउंट में है और इस सॉइल के अंदर इसको कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। कौन कौन कॉम्पीट कर रहा है, तो भाई इसको प्लांट भी ले रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ इस न्यूट्रिएंट को यहाँ से और कौन एब्जॉर्ब करते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो भाई प्लांट को भी चाहिए और बैक्टीरिया को भी चाहिए। सॉइल के अंदर वैसे ही नाइट्रोजन की कमी है, अब वो प्लांट भी चाहता है, बैक्टीरिया भी चाहता है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं हम लोग सप्लाई करते हैं, हम बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं, बाहर से प्रोवाइड करवाएंगे जो कि फर्टिलाइजर्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो यहाँ पर केमिकली हों, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ट्रांसपोर्ट करना, इनको सप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विदाउट ऑफ नाइट्रोजन प्लांट जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है ये, तो इसीलिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर देखो आपको नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है, बता दिया गया कि भाई कौन कौन से हैं। ओके, तो अब भाई देखो इसमें क्या क्या बातें बताई हैं, इस चीज़ को अब हम लोग ज़रा थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड पे एक बार समझ लेते हैं। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट की भाई कैसे हमारे सेल्स तक पहुंच रही है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ी बातें अब हम लोग यहाँ पे ज़रा जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात भाई, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में भर भर के पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट इन आर एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ N2, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा। इसी की वजह से नाइट्रोजन इनर्ट गैस में भी आती है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाती है। अब बेटा जो अब हमें तो नाइट्रोजन चाहिए भाई सॉइल में, सो दिस इज योर अर्थ सरफेस, दिस इज योर
अर्थ सरफेस। अब हमें चाहिए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसी भी तरीके से आपकी सॉइल में आ जाए। तो बेटा बहुत अच्छा प्रोसेस होता है कि कितनी बार ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली आपकी सॉइल के अंदर आ जाती है बाय द प्रोसेस नोन एज लाइटनिंग। कितनी बार बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से आपका नाइट्रोजन सप्लाई हो जाता है और वो आ जाता है आपके सॉइल के अंदर। तो ये नाइट्रोजन कैसे सप्लाई होके इसमें आ रहा है, ये आ रहा है बेटा, ये आ रहा है नाइट्रोजन सप्लाई होके बाय लाइटनिंग। तो ये लाइटनिंग के द्वारा आता है आपका इसके अंदर और आ जाता है किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। ये रहा, इस तरीके से आ जाता है। तो लाइटनिंग की फॉर्म में सीधा प्रोसेस होता है, आ जाता है। और बेटा कितनी बार प्रोसेस ऐसा भी होता है कि यही नाइट्रोजन आपके जो इसमें आपकी सॉइल के अंदर आ रहे हैं वो आते हैं कई बारी इलेक्ट्रिकल या फिर यूवी रेडिएशन की वजह से। किसकी वजह से, यूवी रेडिएशन। अब देखो बेटा यूवी रेडिएशन की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फिनोमेना होता है कि आपका जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो जाती है N2 और O2 की। यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं बेटा। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने हैं इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैं A लिख देती हूँ यहाँ पर। I represented A. A stand for any number. It may be nitrogen dioxide, it may be nitrogen trioxide, anything. नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाते हैं। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर जब बारिश होती है, जब रेन होती है तो वाटर में डिजोल्व, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा ये आपके सॉइल में आता है और यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो आपका अमोनिया तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होके या बच्चों ब्रेक डाउन होकर ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइड और नाइट्रेट। नाइट्राइड या नाइट्रेट, इसकी फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा जी, ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर प्लांट यूज कर सकता है। तो दो तरीके, एक तरीका लाइटनिंग के थ्रू आपका नाइट्रोजन जो है वो कि सॉइल में यूज हो रहा है अमोनिया के फॉर्म में। दूसरा है कि जो नाइट्रोजन है वो यूवी रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। और वो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब बारिश होगी, ये वाटर कहाँ से आया, ये रेन वाटर है, ये आएगा और इससे जो रेन होगी कैसी हो जाएगी, एसिडिक रेन। ये एसिडिक रेन के थ्रू यहाँ पर आता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि बेटा इसमें कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के यूज नहीं हुआ, इसलिए इसको ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बच्चा आप बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। और एक तरीका और है बेटा आपकी नाइट्रोजन फिक्स होने का, वो तरीका होता है थ्रू माइक्रोब्स, थ्रू बायोलॉजिकल माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के द्वारा भी, किसके, माइक्रोब्स के द्वारा भी आपका नाइट्रोजन फिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट की फॉर्म में आपका फिक्स होता है बेटा, और इसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा नाइट्रोजन जो फिक्स हो रहा है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर, वो तीन तरीके हैं फिक्स होने के। कौन कौन से तीन तरीके, तो पहला तरीका ये वाला हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हो रहा है माइक्रोब्स की वजह से। और ये प्रोसेस 60% ऐसा होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो होती है वो सॉइल के अंदर थ्रू द प्रोसेस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से ही आती है। कुछ लाइटनिंग के थ्रू भी आती है और कुछ यूवी रेडिएशन के थ्रू, जो कि डिसॉल्व होकर चेंज होकर इस फॉर्म में आ जाता है, इसके थ्रू भी आती है, ये होता है। ठीक है, पर जो ये नाइट्रोजन होता है बेटा, जिस फॉर्म में ये सॉइल में आया है, ये कोई एब्जॉर्बल फॉर्म नहीं है, सॉइल इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, आपका जो
कह सकते हैं जैसे कि जो अमोनिया है, ये अमोनिया जो है ये कोई भी एब्जॉर्बल फॉर्म नहीं है, ये एब्जॉर्बल फॉर्म नहीं होती है आपकी, इससे हम लोग नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते हैं। तो ये अमोनिया कन्वर्ट होता है बच्चों सबसे पहले अमोनियम में, अमोनियम से फिर वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, एंड नाइट्राइट से होता है कन्वर्ट नाइट्रेट में, और ये है इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो बेटा जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन अमोनिया के प्रेजेंट, अमोनिया की या अमोनियम की फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, कहता है मैं नहीं कर रहा भाई इसको एब्जॉर्ब, मुझको एब्जॉर्ब करना है किसकी फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट की फॉर्म में। नाइट्रेट दोगे तो ही मैं एब्जॉर्ब करूंगा, अदरवाइज मैं एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, तो नाइट्रेट चाहिए। तो जब कभी भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन इस फॉर्म में नहीं होता, इसको इस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रीफिकेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रीफिकेशन, कन्वर्ट करना। फिर इसके बाद प्लांट जो है आपका, मान लेते हैं ये रहा हमारा प्लांट, ये रहा हमारा प्लांट, फिर वो प्लांट जो है ये आपका प्लांट है, फिर ये प्लांट जो है यहाँ से, ये रही इसकी रूट्स, यहाँ से इसने एब्जॉर्ब कर लिया, किसको एब्जॉर्ब किया, नाइट्रेट को। फिर ये नाइट्रेट जो होता है प्लांट के पास जाता है लीव्स में, एब्जॉर्ब हो गया, पर ये यूटिलाइजेशन फॉर्म नहीं है। प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्बल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करता, तो भाई इसको यूटिलाइज करने के लिए दोबारा इसको अमोनियम फॉर्म चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट दोबारा कन्वर्ट होता है नाइट्राइड में, और नाइट्राइड दोबारा कन्वर्ट होता है अमोनियम में, जो कि क्या है, जो कि यूटिलाइज्ड फॉर्म है। जो कि कैसी फॉर्म है बच्चों, यूटिलाइज। देखो कितना बड़ा काम चल रहा है। अमोनिया था उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए आपको नाइट्रेट बना के दिया। अब नाइट्रेट बन गया तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है, यूटिलाइज नहीं होता, यूटिलाइज के लिए फिर ये चाहिए। तो बेटा ये जो बन रहा है इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन, और जब इसका उल्टा प्रोसेस होता है तो वो होता है रिडक्शन। तो ये कैसा प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन रिडक्शन, नाइट्रोजन रिडक्शन, ठीक है, या फिर नाइट्रीफाइंग एसिमिलेशन, या फिर नाइट्रीफाइंग एसिमिलेशन। इस तरीके से प्लांट फिर क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, और तब जाकर वो क्या कर लेता है बच्चों, उसको यूटिलाइज करता है। ओके, चलिए देखते हैं अपने कंटेंट पे आते हैं हम लोग। अब चलिए, हमें दे रखा है नाइट्रोजन साइकिल में कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है दो नाइट्रोजन एटम की फॉर्म में, जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन अमोनिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना। और वो मैम ने आपको 3 तरीके बता दी कि कैसे कैसे हो सकता है। ए बायोलॉजिकल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल, और एक लाइटनिंग वाला। इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड करती हैं इनफ एनर्जी, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे नाइट्राइट ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक इंडस्ट्रियल कंबशन भी होता है, फॉरेस्ट फायर या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट पावर जनरेशन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स में लाने का। तो एक और तरीका है भाई हमारे पास नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर सप्लाई करने का, एक और तरीका भी है भाई हमारे पास नाइट्रोजन को यहाँ पर नाइट्राइट के फॉर्म्स में लेकर आने का। वो तरीका है हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेस या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जिसमें कंबशन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम हेबर्स प्रोसेस बुलाते हैं। इसे हम क्या बुलाते हैं, अभी मैम इसकी साइकिल ड्रॉ करेगी आपके लिए, तब समझ में आएगा क्लियरली। और ठीक है, हेबर्स प्रोसेस। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डेड प्लांट एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड नोन एज अमोनिफिकेशन, जो कि बैसिलस माइक्रोब्स या बी रोजमोस बैक्टीरिया करते हैं। ये समझते हैं कि क्या है, अभी पहले आगे देख लेते हैं क्या है। सम ऑफ द अमोनिया वॉलेटाइल, कुछ अमोनिया वॉलेटाइल होता है और दोबारा एटमॉस्फेयर में जाता है, पर मोस्ट ऑफ द अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया। इस तरीके से बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है आपका अमोनिया, ऑक्सीडाइज होकर सबसे पहले नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट के बाद वो नाइट्राइट बनता है।
ठीक है, नाइट्राइट से फिर वो नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पर यूज होता है नाइट्रेट रिडक्टेस, यहाँ पर नाइट्राइट रिडक्टेस, यहाँ पर नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम्स का यूज होता है। अमोनिया पहले ऑक्सीडाइज होता है नाइट्राइड में बैक्टीरिया नाइट्रोमोनास या फिर नाइट्रोजनोकोकस की मदद से। मतलब कि कभी भी अगर आपको अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना है और ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करना है नाइट्रेट की फॉर्म में, तो ये काम बेटा या तो नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू होता है या फिर नाइट्रोसोमोनास के थ्रू होता है, जो कि हमने देखा था ना कन्वर्ट होता है यूजेबल फॉर्म के लिए। फिर ये जो नाइट्राइट बना है ये नाइट्राइट फिर दोबारा कन्वर्ट होगा नाइट्रेट बनेगा। अब ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये रहा ऑक्सीडाइज एंड देन फर्दर नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। इन स्टेप्स को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, पढ़ाया मैंने आपको। और इन बैक्टीरियाज को कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन बैक्टीरियाज का जो मोड है वो है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कैसा है ये? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इनका। केमिकल की मदद से कीमो हिट्रोट्रॉफिक, सॉरी हाँ ठीक, कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि जब ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, जब ये कभी भी अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइड में, तो बेटा इस प्रोसेस में जो एटीपी रिलीज होती है ये उसी एटीपी से अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए मैंने बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड को सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स की मदद से, जो कि होता है अमोनिया, योर नाइट्रेट, योर नाइट्राइड, ये फॉर्म्स होती हैं। इनकी मदद से जो भी करता है वो कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि अपना खाना इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से लेते हैं, जो कि ये होते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड से लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए दिखाया हुआ है आपको डीनाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रेट और नाइट्राइड को दोबारा हमें एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना होता है, इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, जिसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं सूडोमोनास एंड थायोबाइलस। इनका काम होता है कि जो आपका अमोनिया बना है उस अमोनिया को दोबारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, जो कि करेगा आपका सूडोमोनास या फिर थायोबाइलस। फिर प्यूट्रिफिकेशन, जिसको हम प्रोटोलाइसिस भी कहते हैं, बैसिलस, सूडोमोनास एंड क्लोजिडम, ये वो बैक्टीरिया हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया डायग्राम में, पूरा आपको दिखाया गया कि भाई ये रहा हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि N ट्रिपल बॉन्ड N की प्रेजेंस में यहाँ पर बेटा प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, तो एक तो ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू यहाँ पर आ गया, या इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू, इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन के थ्रू, या फिर 3 तरीके से आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया? अमोनिया। सबसे पहले अमोनिया नाइट्राइड, फिर नाइट्रेट बना, जिसको हमने नाइट्रिफिकेशन कहा था, नाइट्रिफिकेशन हम लोगों ने कहा था। फिर बेटा अब ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं NO3 जो बेटा आपका बना है, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका काम होता है डीनाइट्रिफिकेशन करना, मतलब कि दोबारा से यूजेबल फॉर्म को कन्वर्ट कर देना एटमॉस्फेरिक में, ये बैक्टीरिया काम करते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या दिखाया, अब मान लीजिए ये रहा, तो ऐसे चीज़ों को अपटेक कौन कर लेता है? प्लांट। भाई जैसे कि नाइट्राइड बन गए, हमने पढ़ा है कि ये प्लांट की कैसी है, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। तो ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, तो प्लांट क्या करता है बच्चों, इस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट के बायोमास में इकट्ठा हो जाता है। फिर उस प्लांट को भाई कोई एनिमल खाएगा तो एनिमल में होगा, या फिर प्लांट या एनिमल जब दोनों के दोनों डाई कर जाएंगे तो दोबारा से जो उनकी जो नाइट्रोजन है दोबारा में मिट्टी में अमोनिया की फॉर्म में पहुंच जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड या ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, इसका मतलब होता है कन्वर्जन। इसका मतलब होता है बेटा कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू अमोनिया फॉर्म आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, आफ्टर द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप बोलोगे कि मैम अमोनिया ये अमीनो एसिड कैसे बन गया? तो बेटा हमने बात की थी कि ये प्लांट था हमारा, ये हमारा प्लांट था।
प्लांट का ये कोई रूट थी उसकी, तो प्लांट ने क्या किया था, यहाँ से नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, NO3 माइनस को आता है जब उसकी बॉडी में, तो ये नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्राइट से दोबारा ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है, दोबारा से किस में कन्वर्ट होता है, ये अमोनिया से, और अमोनिया से बनता है ये अमोनियम में, जिसको हमने नाइट्रीफाइंग एसिमिलेशन या नाइट्रोजन रिडक्शन कहा था। रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ये हो गया। अब बेटा ये अगर ये जो अमोनियम है बेटा ये प्रेजेंट रहेगा तो ये जो है ये बेटा कॉज करता है टॉक्सिसिटी। अगर एक्सेस मात्रा में इकट्ठा रहा, भाई प्लांट तो बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेता रहा तो ये क्या कॉज कर देता है बेटा, प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी। अगर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा तो भाई प्लांट तो परेशान होगा, वो सोचेगा भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये टॉक्सिसिटी कर रहा है। तो प्लांट क्या करता है, अपने इस अमोनियम को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, और यही अमीनो एसिड है जो कि आगे किस चीज़ का निर्माण करते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोटीन का। प्लांट की बॉडी में अमोनिया स्टोर नहीं होता, क्या बना लेता है वो अमोनियम को तुरंत अमीनो एसिड, क्योंकि अगर वो स्टोर करेगा तो वो टॉक्सिसिटी कर लेगा। तो याद रखना है कि कभी भी प्लांट की बॉडी में अमोनियम स्टोर नहीं होगा, कभी स्टोर नहीं होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात जरूर ध्यान रखनी है। चलिए फिर आता है हमारा रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर और एलिमेंटल नाइट्रोजन into two inorganic nitrogenous compound, मतलब अमोनियम थ्रू माइक्रोब्स कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और डाइजोट्रोपी, नाइट्रोजन फिक्सिंग एटमॉस्फेयर को डाइजोट्रोप्स कहा जाता है। मतलब कि अब जो हमारे पास अमोनियम है उस अमोनियम का दोबारा से नाइट्रोजन के अंदर जाना, दोबारा से जाना किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे जिनको डाइजोट्रोफी या डाइजोट्रोप्स भी कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। देखो ये रहा। अब बैक्टीरियाज कितने तरीके से प्रेजेंट होते हैं, अब कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जिसमें एक है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मतलब कि जो मिलजुल के रिश्ते से रहेंगे कि भाई मैं तेरे साथ रहता हूँ तू मेरे साथ रही हो, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे, वो कहलाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएटेड बैक्टीरियाज। जिसमें एक हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है राइजोम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के साथ और सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। किसके साथ रहता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। कि भाई मान लीजिए ये रहा आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, ये रहा लेग्यूमिनस प्लांट है, इसकी जड़ें हैं, इसकी जड़ों में यहाँ पर नोड्यूल्स पाया जा रहा है, ये रे नोड्यूल्स है, इस नोड्यूल्स में पाया जाता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। अब क्या करता है, तो बेटा जी ये राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और बदले में मतलब नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगा प्लांट को। नाइट्रोजन फिक्सेशन करके बदले में प्लांट ने क्या दे दिया, शेल्टर दे दिया, भाई घर दे दिया कि तू यहीं रह, यहीं बैठा रहे आराम से, ठीक है, यहीं रहते हैं ये। और ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कीमो हेट्रोट्रॉफिक होता है, कि कीमो तो है पर कीमो हेट्रोट्रॉप्स हैं ये। फिर एक ऐसा ही ये ब्राइडोरोजोबियम जो कि एसोसिएशन करता है रूट ऑफ द सोयाबीन के साथ। फिर कुछ हमारे अच्छा, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बेटा, इनकी जो शेप होती है वो होती है रॉड शेप। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। कैसे हैं ये, रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है फिलामेंटस बैक्टीरिया एक हमारा, जिसका नाम है फ्रैंकिया, जिसको एक्टिनोमाइसिट्स कहते हैं, हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा है। ये रूट नोड्यूल्स नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि कैसुरिया, माइक्रिया या एल्नस की रूट्स में, उसके रूट नोड्यूल्स में रहता है। नोड्यूल जो कि रूट्स में जो गांठें पड़ जाती हैं इसको कहते हैं रूट नोड्यूल। ठीक है बच्चों। फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, जो कि मतलब किसी के साथ नहीं होते, फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें से कुछ शो करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो कि है एजोट्रोपिक बैक्टीरिया और बेजेनिकिया। कुछ एनारोबिक हैं जिसका नाम है रोडोस्पिरिलियम, बैसिलस, ठीक है, ये हैं क्लाडोस्पेरी, ये कुछ ऐसे हैं जो कि एनारोबिक हैं, जिनमें से बैसिलस कभी कभी ये एरोबिक की तरह भी काम कर लेता है।
वरना मोस्टली ये एनारोबिक होता है। फिर कुछ है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें नॉस्टॉक, एनाबीना, हमने देखा था ना एनाबीना करता है साइकस के प्लांट के साथ, ठीक है ना, कोरोडोर इन दी साइकस के प्लांट के साथ करता है। ऐसी एनाबीना एजोले, जो कि अजोला की लीफ में, जो कि एक एक्वेटिक फर्न होती है, पढ़ा है हम लोगों ने इसको कि ये क्या होती है, एक एक्वेटिक फर्न होती है, ये इसके रूट्स में पाया जाता है। जब तक ये एसोसिएशन नहीं करता ये प्लांट ग्रो नहीं करता है। नॉस्टॉक और एनाबीनिया ये सेप्रोट्रोफाइट ऑफ द एर्थोकेरोस्ट है। ये पॉइंट आपको नहीं याद रखना, आपको 2 पॉइंट याद रखने को बता दिया मैंने। फिर कुछ है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होते हैं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसमें आता है नॉस्टॉक, एनाबीना और ओलोशोरा। तो ये आपको याद रखने की कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर क्या है। ओके, नेक्स्ट वन। ओके बच्चों, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है बच्चों को। ओके, रूट नोड्यूल एक्ट एज अ साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी क्या बोला मैम ने कि मैम ये जो रूट नोड्यूल्स हैं, ये रहे जो यहाँ पे रूट नोड्यूल्स हैं, इसको यहाँ पर बोल दिया कि भाई ये जगह है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। सही बात है भाई, क्योंकि बैक्टीरिया रह रहा है ना यहाँ पर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। इट कंटेन ऑल नेसेसरी बायोमोलॉजिकल कंपाउंड, जैसे कि इसके अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस, लैग हीमोग्लोबिन, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। मैम क्या बोला, नहीं समझ में आया? चलो भाई समझते हैं। चलिए एक सेल बना लेते हैं मैम, सबसे पहले आपके लिए सुंदर सा सेल बना लेते हैं। चलिए, दिस इज योर सेल, दिस इज योर सेल, ये आपकी बॉडी का सेल है। इस सेल में यहाँ पर पाया जा रहा है, मान लीजिए ये आपका एक रॉड शेप बैक्टीरिया, दिस इज योर बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया है बच्चों ये, ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर बेटा कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये प्लांट का सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर बैक्टीरिया घुसा कैसे? सबसे पहली बात तो बेटा प्लांट की जो ये होती है ना, आई थिंक आई वांट टू सी दैट द डायग्राम इज प्रेजेंट हियर। ओके, हियर द डायग्राम इज नॉट ड्यूल, दिस इज एन एंजाइम सबस्ट्रेट डायग्राम, नो देयर इज नो डायग्राम। चलो बच्चों हम खुद बनाते हैं, कोई बात नहीं। सॉरी मैंने डाला तो था, पता नहीं शायद रह गया, कोई बात नहीं, जो रह गया हम अपने आप पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है, तो बेटा देखो ये मान लीजिए कि आपकी रूट है, ये रूट की सबसे अबव लेयर जिसमें से रूट हेयर निकलते हैं, ये रे रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ये रूट हेयर्स निकल रहे हैं। ये आपकी सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स जो लगे होते हैं, अपर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये इनर लेयर है, ये आपकी एपी है, इसके अंदर कॉर्टेक्स होगा, और सबसे अंदर वाली कॉर्टेक्स आपकी एंडोडर्मिस होगी। तो बेटा यहाँ पर होता क्या है, ये आपके रूट हेयर्स हैं। ये क्या पाए जा रहे हैं बेटा जी, ये आप बोलेंगे कि मैम ये है यहाँ पर रूट हेयर, ठीक है, ये रूट हेयर है। तो अब बेटा क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई मैंने लेग्यूमिनस प्लांट की बात कर रही है, मैम किसकी बात कर रही है, लेग्यूमिनस प्लांट की। अब बेटा जी ये जो लेग्यूमिनस प्लांट की जो ये रूट है, लेग्यूमिनस प्लांट की जो ये रूट है बेटा, ये यहाँ पर अगर हम इस पर बात करें, लेग्यूमिनस प्लांट की जो ये रूट है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करती है, यहाँ पे ना बहुत सारे ये राइजोबियम पाए जा रहे हैं, ये बहुत सारे राइजोबियम पाए जा रहे हैं इसके चारों तरफ। तो सबसे पहले क्या करती है भाई, ये रूट जो होती है ना, ये अट्रैक्ट करती है राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी तरफ। सबसे पहले क्या होता है, अट्रैक्ट बैक्टीरिया टुवर्ड्स इटसेल्फ, बैक्टीरिया को ये अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है भाई, अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करके ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, ये इस रूट के अंदर यहाँ क्या हो रहा है, ये रूट हेयर है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करके जो ये बैक्टीरियाज थे, ये बैक्टीरियाज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करके इस रूट के ऊपर ना चिपकना शुरू हो जाते हैं, ये यहाँ पे चिपकना, और धीरे धीरे क्या करेंगे, अंदर एंट्री लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये रहे। इसे हम बोलते हैं कि ये हो गई इन्फेक्टेड थ्रेड। ये इन्फेक्टेड थ्रेड है क्या,
देखो बेटा, अभी बैक्टीरिया जो था वो रूट हेयर के बाहर था। प्लांट क्या कर रहा है, अभी सिर्फ इस बैक्टीरिया को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करके एक समय ये बैक्टीरिया रूट्स के अंदर एंट्री ले लेते हैं और एंट्री लेके अंदर पहुंच जाते हैं। सारे के सारे देखो ये बैक्टीरियाज हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये अंदर पहुंच जाता है और इसी पोर्शन को हम बोलते हैं इन्फेक्टेड थ्रेड। इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फेक्टेड थ्रेड। अंदर पहुंच जाता है। इसके अंदर कहां तक अंदर पहुंचता है बेटा? तो ये पहुंचता है, ये आपकी एपिडर्मिस को क्रॉस कर देता है, कॉर्टेक्स को क्रॉस करता है, एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है, पेरिसाइकल। अच्छा, जैसे ही अंदर घुसता है तो यहाँ पे क्या करता है? पहला प्रोसेस तो अट्रैक्ट होता है। जैसे ही अंदर घुसता है तो बेटा ये अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है, मतलब अपने सेना बढ़ानी शुरू कर देता है, ताकि जो अंदर जाने में वो क्या कर सके, उसकी हेल्प कर सके। अंदर पहुंच जाते हैं वो बैक्टीरिया। जैसे ही वो बैक्टीरिया पेरिसाइकल तक, जैसे ही ये बैक्टीरिया पेरिसाइकल तक या पिथ तक पहुंचते हैं तो वहां जाकर ये अपनी ग्रोथ को, अपने सेल डिवीजन को रोक देते हैं और पेरिसाइकल और पिथ की डिवीजन को बढ़ा देते हैं। जिसकी वजह से बेटा अगर आप देखोगे तो आपकी जो रूट है ना, धीरे धीरे भाई यहाँ पर क्या होगा कि अंदर के पेरिसाइकल वगैरह का जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ये, जिसकी वजह से आपकी जो रूट अभी स्ट्रेट है ये धीरे धीरे ऐसे कर्ल होना शुरू हो जाती है और धीरे 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 मुड़ जाते, पूरा गुच्छा बन जाता है। वो गुच्छा किसकी वजह से बना है बेटा? वो गुच्छा बना है बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द पेरिसाइकल एंड द पिथ सेल्स। उनका इतना ज़्यादा एक्सेस डिवीजन हो जाता है कि वो क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है और उसी गुच्छे को हम कहते हैं नोड्यूल। अब देखो अंदर क्या करता है ये, नाइट्रोजन को कैसे, बैक्टीरिया में देख लिया यहाँ तक पहुंच गया, अभी अंदर जाके कैसे करता है? तो जैसे ही बैक्टीरिया आपका प्लांट सेल के अंदर आ गया, रोशे बैक्टीरिया हमने बनाया है आपके लिए, राइजोबियम। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही बैक्टीरिया आपके अंदर पहुंचता है तो बेटा यहाँ पर इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ये एंजाइम ना बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है और ख़ास बात इसकी ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्योट्स में पाया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिकली रहना पसंद करता है। ये ऑक्सीजन से दूर भागता है, ऑक्सीजन से नफरत करता है। पर अब आपको पता है भाई ये तो प्लांट सेल है और इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेट करने वाला एंजाइम यहाँ पर नाइट्रोजिनेस होता है बैसिलस राइजोबियम के अंदर। इसको नाइट्रोजन फिक्सेट करने के लिए इसको रिक्वायर्ड होती है एटीपी की। इसको किसकी जरूरत पड़ती है? आपने ये तो देख लिया कि बैक्टीरिया के अंदर कैसे घुस गया, आपका रूट नोड्यूल कैसे बना, वो चीज़ आपने समझ ली। जैसे ही बेटा ये अंदर पहुंच जाता है तो इसके अंदर जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस, अब उसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। भाई प्लांट कहेगा कि मैंने अपने अंदर पहुंचा लिया तो अपना काम शुरू तो कर। तो यहाँ पर ये बैठा हुआ इसका एंजाइम। अब ये एंजाइम प्रोकार्योट्स में इसलिए पाया जाता है और इसको ऑक्सीजन से दुनिया भर की नफरत है और इसको किसकी जरूरत पड़ती है भाई? इसको जरूरत पड़ती है एटीपी की। अब हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप कहेंगे बिल्कुल मैम, प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन से क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है और उस एटीपी को यहाँ पर सप्लाई करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एटीपी सिंथेसिस करेगा और उस एटीपी को प्रोवाइड किसको करेगा? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को। यहाँ पर एटीपी आ गई। अब बेटा 1 मोल नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के लिए 16 एटीपी पैकेट्स की जरूरत पड़ती है। सोचो कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब भाई इसके पास नाइट्रोजन आ रही है, अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया बिना ऑक्सीजन के तो एनर्जी नहीं बना सकता। अब आपका बैक्टीरिया कह रहा है कि भाई मुझे तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मैं तो ऑक्सीजन से नफरत करता हूँ। तो इसीलिए ये बैक्टीरिया क्या करता है? अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। ये चारों तरफ क्या बना लेता है? अपनी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग टाइप बना लेता है और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक पिंक कलर कंपाउंड के, पिंक कलर के यहाँ पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसके इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के चारों ओर। और ये जो पिंक कलर के जो ये पिगमेंट्स है बेटा, इनको कहा जाता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है इनको? लेग हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। लेग वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा ये सारी की सारी बात लेग्यूमिनस प्लांट की जा रही है, इसीलिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया है लेग। अब हीमो का मतलब होता है बेटा यहाँ पर आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्लांट्स। तो बेटा ये जो ग्लोबिन है ये प्लांट की मदद से बना है, और जो ये हीमो है ये बैक्टीरिया है, मतलब कि बैक्टीरिया ने और प्लांट ने मिलजुल कर इस एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई है। किसकी? पिंक कलर के स्पॉट्स की। ये पिंक कलर के स्पॉट्स से क्यों बनाया है? क्योंकि बेटा ये लेग है, जो है आपका ये लेग हीमोग्लोबिन है, ये बेटा सप्रेस करता है ऑक्सीजन को खा जाता है, ऑक्सीजन को आने से रोक देता है बेटा ये, ठीक है, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन चाहिए। तो इस तरीके से बैक्टीरिया फिर नाइट्रोजन सप्लाई करता रहेगा, प्लांट उसको यूटिलाइज करता रहेगा। समझ में आया प्रोसेस? पूरा यही प्रोसेस यहाँ पर बेटा आपका गिवन है। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड राइकोलोनेशन कैसे होता है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर कैसे होता है, कैसे रूट हेयर कर्लिंग होते हैं, इन्वेंशन ऑफ बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड थ्रेड बनाते हैं जो कि कॉर्टेक्स ऑफ द रूट तक देखने को मिलता है, बताया मैम ने आपको। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर स्टिमुलेट होता है स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो कि पाया जाता है सरफेस ऑफ राइजोबिया, जो कि होस्ट प्लांट में। ये पॉइंट देखने वाला नहीं है हमारे लिए, ठीक है। फिर नोड्यूल इनिशिएशन, नोड्यूल कैसे बनता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, तो माइटोजेनिस एजेंट सीक्रेट करते हैं काइनेटिन नाम का एक एंजाइम जो बैक्टीरिया एंड ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है प्लांट का सेल, जो कि सेल डिवीजन करवाता है किसके अंदर? लगातार आपके पेरिसाइकल और पिथ के अंदर, लीडिंग करता है नोड्यूल फॉर्मेशन के। नोड्यूल स्टैब्लिश हो जाता है डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन के पास विद होस्ट फॉर एक्सचेंजिंग न्यूट्रिएंट, ताकि न्यूट्रिएंट का एक्सचेंजमेंट आसानी से हो सके। रूट नोड्यूल सेल जो है उनके पास क्रोमोसोम होते हैं इन डबल एंड द अदर सोमेस्टिक सेल। तो नोड्यूल सेल जो है वो पॉलीप्लॉइड होते हैं, उनकी प्लॉइडी ज्यादा होती है, टेट्राप्लॉइड से 4n से भी ज्यादा होते हैं ये, ठीक है। यही डायग्राम देखो आपको यहाँ पे समझाया गया, ये रहा, ये बैक्टीरिया इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखो ये रहे, धीरे धीरे करोले अंदर तक पहुंच रहे हैं, इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल में आते हैं तो डिवीजन करवाते हैं, और इस तरीके से आपका बहुत सारे पेरिसाइकल और पित्त के सेल जब बन जाते हैं तो एक गुच्छा बन जाता है, पूरे का पूरा एक राउंड स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा मास कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल। रिलीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रेड, बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड हो जो कहलाता है। दे डिफ्रेंशिएट एंड स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल में अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कंटिन्यू करता है, मल्टीप्लाई करता है जब तक वो रूट हेयर से बैक्टीरिया पहुंच नहीं जाता है इनर लेयर्स एंडोडर्मिस तक। The membrane of the infectious cells bud off from the small vesicle and containing one or more bacteria। देखो इसकी लाइन पे बैक्टीरिया पाए जाते, देखो ये बैक्टीरियन थ्रेड, ये कोई धागा नहीं है बेटा, ये एक तरह की चेन है बैक्टीरियाज की, ठीक है। देन बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग, जैसे पेरिसाइकल या पित्त तक पहुंचता है वहां पर जाके बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टॉप कर लेता है, बड़ा होता है, डिफ्रेंशिएट होता है ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल की तरह, जिसको हम बैक्टीरियोइड कहते हैं। अब बड़ा होना शुरू हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है खाली, और इसकी मेम्ब्रेन को पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इसके चारों तरफ बन जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर है द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो रिड्यूस हो जाती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से। द 3 बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एटम डाइनाइट्रोजन ब्रेक होता है अमोनिया। अच्छा देखो अब है भाई बायोकेमिस्ट्री की, भाई कैसे कैसे नाइट्रोजन फिक्सेश होती है, इसकी बायोकेमिस्ट्री अब हमें देखनी है। अब तक जो हमने देखा था, अब तक हम लोगों ने नॉर्मल प्रोसेस देखा था, अब हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री कि भाई किस तरीके से आपका नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो बेटा इसके लिए देखो अब आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में 2 हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर उन 2 हाइड्रोजन एटम की मदद से एक बॉन्ड टूटता है और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन पहुँचता है। फिर 2 हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करते हैं, एक एक बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, अब ये रहे। फिर आखिरी में जाकर एक एक बॉन्ड 2 हाइड्रोजन और प्रोवाइड करते हैं, ये बॉन्ड भी टूटता है और दोनों के पास 3 हाइड्रोजन आ जाता है। तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन किसमें, अमोनिया में, जो कि बॉडी के अंदर होना है, क्योंकि नाइट्रेट यूजेबल फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ एब्जॉर्ब्ड फॉर्म है, अंदर यही तो कन्वर्ट होगा। कैसे होगा देखो इसी एक्टिविटी को समझाया गया है।
3 बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन जो है वो डाई नाइट्रोजन ब्रेक होते हैं, अमोनिया बनाते हैं इस फॉर्म बाय रिडक्शन ऑफ N2 देन रिडक्शन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम। देखो अभी अमोनिया बन गया, फिर इस अमोनिया के अंदर रिडक्शन होगा और ये बन जाएगा अमोनियम। ये पूरा कहलाता है रिडक्शन। नाइट्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार घट रही है बेटा। अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए भाई इसके लिए, जो कि होता है NADHP2 या FDH या NDO। कैसे पता चलेगा कि भाई आपको रिडक्शन हुआ है? तो बेटा कभी भी अगर NADPH2 अगर कभी भी ये रिड्यूस होकर NADP- में कन्वर्ट होता है तो समझ जाइए रिडक्शन है, क्योंकि अपने हाइड्रोजन क्या कर दिया इसने, दूसरे को सप्लाई कर दिया। और हाइड्रोजन को जो सप्लाई कर देता है वो ही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यू हैव टू लर्न इन केमिस्ट्री, पढ़ा होगा ये केमिस्ट्री में। फिर ATP टू ट्रांसफर हाइड्रोजन एटम टू डाइनाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटम से ATP पहुंचती है और ये काम किस में होता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम में। ऑक्सीजन नहीं चाहिए भाई, रिडक्शन तो करेगा ही ना, वो बिल्कुल करेगा। देखो ये दिखाया हुआ है यहाँ पर कि ये रहा आपका एंजाइम है जिसका नाम है, हमने बोलता ना कि एंजाइम बनाएगा, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा। हमने नाइट्रोजन पहुंचा दी, ले लिया उसने, अब देखो उसको अमोनिया में कैसे कन्वर्ट करेगा वो हमने देख लिया कि भाई कैसे पहुंचता है उसके पास तक चीज़ें। तो एंजाइम है, ये एंजाइम के पास आ गई N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन। सबसे पहले ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा यहाँ पर बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद हमने 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड की तो रिडक्शन हुआ, तो देखो 2 बॉन्ड बचे और एक एक हाइड्रोजन क्या हो गया, इनसे ज्वाइन हो गया नाइट्रोजन से। फिर हमने दोबारा रिडक्शन किया तो अब एक एक नाइट्रोजन बचा सिंगल बॉन्ड से और 4 हाइड्रोजन इनसे आके जुड़ गए। 4 हाइड्रोजन क्या हो गए बेटा, इनसे आके यहाँ पर जुड़ गए। फिर उसके बाद देखें आप लोग, फिर 2 हाइड्रोजन और सप्लाई करें, रिडक्शन किया, अब नाइट्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचा। हर नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है, 3 इसके पास और 3 ये नीचे वाले के पास। फिर ये फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज होगा, एंजाइम ऐसा का ऐसा ही प्रेजेंट आपका, और ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल ये रहा। फिर इसका रिडक्टेंस होता है। तो यही दिखाया गया रिडक्शन ऑफ N2 टू NH3 की, ये है कंप्लीट डिटेल्ड रिएक्शन। ये आपकी डिटेल रिएक्शन है, इसमें कंप्लीटली समझ में आ रहा है, वरना हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH3 को, कि हमारे पास N2 था, हम लोगों ने H2 प्रोवाइड किया और NH3 बना दिया, 2 NH3 बने हैं। हमारे पास N2 था, हमने 3H2 प्रोवाइड कर दिया तो 2 NH3 बन गए। पर ये आपकी एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कितनी ATP लगी, क्या लगा है, कुछ नहीं। जिसमें बताया था ना मैंने 16 ATP लगती है। तो देखो ये रहा, नाइट्रोजन है 8 इलेक्ट्रॉन और 8 हाइड्रोजन। मैम कहोगे मैम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे? तो बेटा एक हाइड्रोजन जब ब्रेक होता है ना तो वो एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इसलिए H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों दिखाया जा रहा है। 8 क्यों दिखा रहे हैं? आप कहोगे मैम यहाँ तो 6 यूज हो रहे हैं, यहाँ 8 हो रहे हैं। तो बेटा देखो ना 2 बाहर निकल भी रहे हैं। हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो हमसे उतना लिखते जितना यूज हुआ है, पर 2 बाहर निकल भी तो रहे हैं। 16 ATP यूज होती है, जो कि हमने देखा था कैसे पहुंची थी, 2 मोल्स ऑफ NH3 बना, ये रहा। अब ये ATP यूज हुई है तो आपको पता है ना ATP का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और वो ADP बन जाता है और फॉस्फेट अलग हो जाता है। तो ये रहा 16 ADP अलग हो गए और 16 मॉलिकुलर फॉस्फेट आयनिक फॉस्फेट अलग हो गए आपके। फिर NH3 का रिडक्शन, NH3 फिर दोबारा ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका रिडक्शन करता है, अमोनियम बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। फिर ओवरऑल रिएक्शन ये आपको दिखाई गई कि 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन, ये करके पूरी रिएक्शन कंप्लीट की गई है। तो ये रिएक्शन याद रखना है कि भाई कैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका एंजाइम नाइट्रोजिनेस। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। फिर है फैक्ट ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे कैसे सिंथेसिस किया जाता है, जिसमें बेटा पहला तरीका है अमोनिया को सिंथेसिस करने का रिएक्टिव एमिनेशन। एमिनेशन मतलब ऐड होना, एमिनेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन। तो यहाँ पे देखेंगे इनऑर्गेनिक अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रेट रिडक्शन होके बायोलॉजिकल फिक्सेशन से या किसी भी तरीके से अमोनियम आयन बनाता है। जब ये अमोनियम आयन TCA साइकिल से रिएक्ट करते हैं किससे, अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड से, तो ये क्या बनाते हैं, गुल्टामिक एसिड। ये तो अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड में जब आप कभी भी अमोनिया डालते हो NADPH जो कि एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है,
जो कि क्या है बच्चों, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी प्रेजेंस में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम में डालते हो तो आपको क्या मिलता है, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और NADP मिलता है, इसलिए समझ में आ रहा है कि ये रिडक्शन हो रहा है। तो एक इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा और यहाँ से रिलीज होगी N2, नाइट्रोजन आपको मिल जाएगी। और तरीका देखो, दूसरा तरीका है ट्रांस एनिमेशन, जिसकी तरीके से हम लोग नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या है ये, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। इसमें क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है दूसरे अमीनो एसिड में टू द कीटो ग्रुप ऑफ 2 कीटो एसिड। से कि अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप क्या करता है बेटा, अपना ना ये NH3 जो होता है ये इसको डोनेट करता है, इसलिए बोल रहे हैं अमीनो डोनर। और ये क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को, अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है NCERT में अमीनो एक्सेप्टर। ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये इसको डोनेट, अगर ये इसको दे देगा तो यहाँ पर इनके बीच में सिंपली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी और ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ये वाला ऐसा बन गया, ये वाला ऐसा बन गया। तो जब कभी भी एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, ऐसे में देखो दिखा रखा है ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड जो कि ट्रांसफर हो जाता है अमीनो ग्रुप में, एंड द अदर अमीनो एसिड जो फॉर्म हुआ है वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यूजेबल फॉर्म मिलती है। लास्ट, बिसाइड अमीनो एसिड के अलावा 2 अमाइड जिसमें एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन ये भी फॉर्म होते हैं प्रोटीन के साथ, मतलब ग्लूटामिक एसिड के साथ ये भी फॉर्म होते हैं। दीज आर फॉर्म व्हेन 2 अमीनो एसिड्स नेमली अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड रेस्पेक्टिवली। जब ये बनते हैं तब ये 2 चीज़ें भी बनती हैं, अस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन भी बनती है जब अस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड बनता है। द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड रिप्लेस होता है एक दूसरे से, अमीन रेडिकल बनते हैं। ये सारा वैसे तो उसमें पढ़ लोगे। चलो, सिंस अमाइड कंटेन मोर देन नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड, अमाइड ग्रुप में ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं अमीनो एसिड से, इसलिए ये दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू दी जाइलम। वही बिल्कुल नॉर्मल ओल्डर पार्ट यंगर पार्ट को ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा अलॉन्ग द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के अलावा नोड्यूल्स ऑफ द सम प्लांट के जो नोड्यूल्स बने हैं जैसे कि सोयाबीन के, ये भी एक्सपोर्ट करते हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूरेडियट्स तक, मतलब कि ट्रांसफर करते हैं, पास करते हैं। दीज कंपाउंड ऑल्सो हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन, इनके पास ज़्यादा नाइट्रोजन होता है टू द कार्बन रेशन, मतलब कार्बन के कंपैरिजन में इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, ज़्यादा नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ दी गई है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब जो नाइट्रीफाइंग करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। बिल्कुल। फिर है फ्रांकिया प्रोड्यूस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है बाय नोड्यूल ऑफ दी एंटी या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, अल्नस। कैसा प्लांट है ये, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, अभी पढ़ा है हम लोगों ने यही। Select the incorrect statement from the following. The amide, aspartame, glutamine are found in plant as a structural part of protein. Amide contain less nitrogen than amino acid. Okay, NH2 radical transfer to the other part by xylem. In soybean, fixed nitrogen is transferred as uracid. तो क्या गलत है, ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट है बेटा। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आयन, आयन के बारे में इनमें से कौन सी बात है जो कि इनकरेक्ट है, तो वो है फॉर्म बाय प्रोटीनेशन। भाई आयन तो प्रोटीनेशन से ही बनते हैं। लेस टॉक्सिक सो कैन बी एक्यूमुलेट, नहीं भाई, इसका आयन कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, इसलिए तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक नेचर का होता है, सिंथेसाइज करता है अमीनो एसिड, ठीक बात है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर आपका ये 1 शॉट होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बेटा कैल्विन जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सब लोग आपको, ये हमारी टॉपर प्लेलिस्ट चल रही है बेटा, इसके अंदर हम आप लोगों को 1 शॉट प्रोवाइड कर रहे हैं हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का,
चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, हर चैप्टर का आपको बेटा वन शॉट मिल रहे हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको मिल रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चों। फिर आपको हर सब्जेक्ट का क्या मिल रहा है, हर चैप्टर का आपको माइंड मैप मिल रहा है, जिसमें आप एक बार देखते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ मैंने यहाँ पर पढ़ी है। देन फिर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एग्जाम POV, मतलब PYQs आपको मिल रहे हैं, जो कि आपको सब कुछ समझ में आएगा कि भाई कौन सा टॉपिक करना ज़रूरी है, कितनी वेटेज इसके हिसाब से होगी, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितने में मैं कितना टाइम कंज्यूम करूं। ये सब बच्चे हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, हर उसके लिए। बस आपको हमारे आइकन पे क्लिक करना है, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर उन चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को बूस्टर कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्द ही। थैंक यू।